चलिए इसको बुला लो यार। हाँ गए गए गए। चलिए सॉफ्टवेयर पे भी आ गए सर, अपने सॉफ्टवेयर पे। चलो सो बच्चों, यस विल स्टार्ट। तो अगर आपको याद हो कल काफी कुछ डिस्कशन हमने किया था। अगर मैं रिमाइंड करूं आपको कि हम लोगों ने कल क्या क्या डिस्कशन किया था। सो कॉर्पोरेट विल क्या था? कॉर्पोरेट विल, व्हाट वाज कॉर्पोरेट विल? सॉरी, कंपनी के पीछे के जो लोग होते हैं उनको क्या मिलता है? एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाता है। किसके थ्रू? कॉर्पोरेट विल के थ्रू। वेरी नाइस। ओके, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या था? बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, तो हमेशा इसमें ये सेंटेंस याद रखिएगा, whenever the concept of separate legal entity is abused for unlawful means, गलत तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको इस्तेमाल किया जाता है? सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को। तो क्या होता है? लॉ इटसेल्फ, लॉ मतलब कंपनीज एक्ट या फिर कोर्ट्स क्या करते हैं? कॉर्पोरेट विल को क्या करते हैं? लिफ्ट कर देते हैं। जो प्रोटेक्शन मिली हुई है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मिली हुई है, उसको लिफ्ट करते हैं और उसको लिफ्ट उठा के या फिर उसको पियर्स करते हैं, होल करते हैं, उसमें छेद करते हैं और देखते हैं कि भाई एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल कौन है। इज दैट क्लियर? कंपनी की हरकतों को, किसकी हरकतों को? कंपनी की हरकतों को किसकी हरकत मानते हैं? कंपनी की जो हरकत है उसको किसकी हरकत मानते हैं? कंपनी के नाम पे जो गलत काम हुए हम क्या मानते हैं? वो गलत काम किसने किए? कंपनी के पीछे के लोगों ने। ठीक है। अच्छा, ऑल्टर ईगो क्या था? ऑल्टर ईगो में डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स को लायबल ठहराया जाता है जब भी वो क्या करते हैं बच्चों? जब भी वो किसी प्रकार का क्या करते हैं? वायलेशन करते हैं, कंपनी के नाम पे गलत काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या था? Lifted by law. So it can be Companies Act or it can be any other law. Yes or no? अच्छा, कल मैंने आपको स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बताया था। अगर आपको याद हो, बहुत कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहां पे क्या किया गया है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट याद हो, कंपनीज एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस में ऑफिसर इन डिफॉल्ट को सजा देने का प्रावधान बनाया गया है। यस और नो? सो कैन आई से दिस इज स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल? This is statutory lifting of corporate will. Point number 1. Point number 2. Okay. So judicial lifting of corporate will में कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। अगर आपको याद हो, जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में हम लोगों ने कल बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। यस और नो? तो जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में हमने क्या क्या डिस्कस किया? What all we discussed in judicial lifting of corporate will? तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया भाई कि फ्रॉड के केस में, अगर आपको याद हो, 2-3 हमने केसेस भी पढ़े थे। गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, जहां पे एक व्यक्ति क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि वो कोई भी क्लाइंट को एंटरटेन नहीं करेगा, लेकिन क्या करता है? वो खुद नहीं करता, बट वो क्या कर लेता है? ऐसा करने के लिए वो कंपनी बना लेता है। फिर जोन्स वर्सेस लिपमैन का हमने केस देखा। क्या हुआ था जोन्स वर्सेस लिपमैन में? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से अपने आप को बचाने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है? खुद की जो जमीन थी जो उसको किसी दूसरे को बेचनी थी, वो क्या करता है? किसी कंपनी को बेच देता है। याद है आप सबको? फिर हमने हमने एक और केस लॉ देखा। और कौन सा केस लॉ देखा? फ्रॉड के बाद हमने और क्या पढ़ा था? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। अगर आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम करने के लिए कंपनी बनाते हैं, अगेन कोर्ट क्या करता है? कॉर्पोरेट विल को क्या करता है? लिफ्ट कर देता है। उसके बाद सॉरी, वेलफेयर लॉस को अवॉइड करने के लिए, यस, वेलफेयर एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हमने केस देखा था कि भाई कैसे आपके नंबर ऑफ वर्कर्स लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आप क्या करते हो? उन नंबर ऑफ वर्कर्स को 2 अलग अलग कंपनीज में डिवाइड कर देते हो। यस और नो? लॉ क्या मानता है? वो दोनों कंपनीज को ही प्रमोटर की कंपनी मानता है और बोनस एक्ट कहता है कि बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद और क्या हमने डिस्कस किया था बच्चों? एक और हमने पढ़ा था डेमलर कंपनी का केस, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स। इस केस में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको एक नेस्ले का एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर। तो अगर सब कुछ बराबर है, अगर सब कुछ, इफ एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है,
तो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे नेस्ले इंडिया लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड को हम लोग, आज मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड को हम क्या मानते हैं? डू वी कंसीडर इट एज इंडियन कंपनी और अ फॉरेन कंपनी? नेस्ले इंडिया लिमिटेड को हम इंडियन कंपनी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के 70% से ज्यादा शेयर होल्डर क्या है? विदेशी नागरिक हैं। क्या है? विदेशी नागरिक हैं। बट स्टिल हम उस कंपनी को क्या मानते हैं? हम उस कंपनी को एक इंडियन कंपनी ही मानते हैं, बिकॉज हम लोगों ने कभी कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट नहीं किया है। पर जिस दिन भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अगर युद्ध हो गया, मान लीजिए युद्ध जैसी स्थिति नहीं, बट युद्ध ही हो गया, वॉर हो गया, तो कहना इसे यूके के सारे लोग हमारे लिए क्या बन जाएंगे? एलियन एनिमी बन जाएंगे। और आप सबको पता है एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार, हाँ या ना? तो क्या वॉर के समय पे, युद्ध के समय पे हम नेस्ले इंडिया लिमिटेड का जो कॉर्पोरेट विल है उसको लिफ्ट करेंगे और हम देखेंगे कि उसके पीछे कौन है? तो मेजॉरिटी लोग उसके पीछे कौन है? फॉरेनर्स हैं। तो क्या करेंगे? व्हाट वी विल कंसीडर दैट कंपनी है, उस कंपनी को हम क्या मानेंगे? इंडियन मानेंगे, एलियन कंपनी मानेंगे? एलियन। एलियन मीन्स फॉरेन, और एलियन एनिमी मतलब फॉरेन का वो आदमी जिसकी कंट्री के साथ हमारी कंट्री का क्या छिड़ा हुआ है? युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है। अब आखिरी में अगर आपको याद हो, कल जाते जाते मैं कुछ पारसी बाबा के बारे में डिस्कशन कर रहा था, इफ यू रिमेंबर, लास्ट डिस्कशन था मेरा, और जहां पे मैंने आपको अपने 2 पारसी बाबा स्टूडेंट्स की कहानी सुनाई, जहां पे मुझे ये डायलॉग समझ में आया कि पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो बहुत इंप्रेसिव डायलॉग था, वो डायलॉग सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसे ही बच्चों, ऐसा हम मानते हैं हमारे देश में कि पारसी लोग जो होते हैं मतलब लक्ष्मी पुत्र होते हैं, जैसे कई लोगों को आपने सुना होगा लक्ष्मी पुत्र। और सबसे ज्यादा पारसी लोगों की अच्छी क्वालिटी ये होती है, इन लोगों के अंदर देशभक्ति का जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा भरा पड़ा है। सबसे ज्यादा देशभक्त होते हैं। चाहे आप टाटास को ले लीजिए, वाडियास को ले लीजिए। वाडिया के तो मामा जिन्ना विन्ना थे, कुछ जिन्ना विन्ना उनके मामा थे ना वाडियास के, बट स्टिल बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं ये। ठीक है। एनीवे, सो और कभी ये लोग कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं पारसी, ये सिर्फ अपना व्यापार करते हैं और ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। खैर ईमानदारी से टैक्स कोई नहीं भरता, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस भी नहीं भरते होंगे। एनीवे, सो कमिंग बैक टू टॉपिक। अब बच्चों बहुत पहले एक इंसान थे जिनका नाम था दिनशा मैनेक जी, ऐसे करके इनका नाम हुआ करता था। ठीक है भाई, बड़े करोड़पति आदमी थे, अरबपति आदमी थे, और इनके लगभग 100, उस समय मतलब ये केस मेरे ख्याल से 50-60s का होगा और उसके पहले का ही होगा। उस समय भाई के पास 100 करोड़ रुपए का मतलब आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके पास 100 करोड़ रुपए के क्या थे? इन्वेस्टमेंट से। मतलब अलग अलग कंपनीज के इन्होंने क्या खरीदे थे? अलग अलग कंपनीज के इन्होंने शेयर्स वगैरह खरीदे थे। तो ये दिनशा जो थे ये एक इंडिविजुअल थे। क्या थे? ये एक नेचुरल पर्सन थे, और इन्होंने डायरेक्टली क्या किया था? अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में क्या किया था? इन्वेस्ट किया था। शेयर्स भी खरीदे थे और डिबेंचर्स भी खरीदे थे। तो इनको क्या मिलता था? जब आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करो तो आपको क्या मिलता है? यू गेट डिविडेंड। आप डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करो तो यू गेट, शेयर्स में आप डालो पैसे तो आपको डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड में आप पैसे, डिबेंचर्स आप खरीदो तो आपको क्या मिलता है? यू गेट इंटरेस्ट। तो भाई खुश थे, और लगभग साल का इनको 10 CR रुपीज, आज के हिसाब से अगर मैं कहूं तो भाई बड़े खुश थे। 10 करोड़ रुपए के आसपास इनको आमदनी होती थी। किससे? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट से। ठीक है। सो ही वॉज वेरी हैप्पी मैन। बट एक चीज खल जाती है थी इनको, क्या? डिविडेंड और टैक्स। आपको जब इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है तो दैट इज चार्ज्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लग जाता है? 30%। कितना? 30% फ्लैट रेट टैक्स लग जाता है। प्लस आज के जमाने में अगर देखो कि 1 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है तो वो आपको सरचार्ज वगैरह लगता है। सो दुनिया भर के टैक्सेस लगते हैं बच्चों आपको। ठीक है। सो मेरे एक दोस्त है, ही इज अ CS, और ही वर्क्स इन सॉफ्ट बैंक कॉर्पोरेशन। CS है, ही इज अ CS। मनीष शर्मा नाम है इनका, मनीष मिश्रा नाम है इनका। सो सॉफ्ट बैंक के बारे में आप सबको पता है?
SoftBank इज अ जापानीज कंपनी और ये आईटी स्टार्टअप्स को फंडिंग करती है, मोस्टली ये आईटी स्टार्टअप्स में पैसे डालती है और बहुत तगड़ा काम है। सो बच्चों ध्यान दीजिए, सो दिस पर्सन हैज अ पैकेज ऑफ रुपीज, इसको कंपनी ने इंक्रीमेंट दिया, इसका पैकेज कुछ 97 लाख का था और कंपनी ने इसको इंक्रीमेंट देके कहा कि भाई तुम्हारा पैकेज हमने 1 करोड़ 11 लाख कर दिया। व्हाट डिड ही से, यू नो, I don't want an increment. I am very happy at 97 lakhs. तो आपको जो मुझे एक्स्ट्रा देना है वो आप मुझे दूसरे तरीकों से दे दीजिए ताकि मेरा ओवरऑल सैलरी 1 करोड़ के लिमिट के अंदर है। बिकॉज वंस यू क्रॉस दैट लिमिट ऑफ 1 करोड़ आपको ढेर सारे टैक्सेस लग जाते हैं। मतलब इसके बारे में मुझे तो कम नॉलेज है, सुपान सर को ज्यादा नॉलेज होगा, बट स्टिल ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि दुष्यंत ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, और मस्त आदमी कभी मिलना। CS फाइनल ही हैज क्लियर्ड इन 7 अटेम्प्ट्स, CS फाइनल ही हैज क्लियर्ड इन 7 अटेम्प्ट्स, सो बी लाइक हिम इन टर्म्स ऑफ सैलरी, ठीक है। सो एनीवे तो बच्चों, तो इनको भी क्या होता था, बहुत सारा टैक्स लग जाता था। किसको? दिनशा मैनिक जी पैटेट को, ही यूज्ड टू पे ह्यूज टैक्सेस। तो इनके उस समय के कुछ पारसी बाबा लोगों के दोस्त होंगे, तो इन्हें कुछ किसी ने इनको दिमाग दिया कि चलो एक गेम खेलते हैं। गेम ऐसा रहेगा कि दिनशा मैनिक जी पैटेट से बोला गया कि आप 5 कंपनियां बना लीजिए। कितनी कंपनियां बना लीजिए? आप 5 कंपनीज बना लीजिए। 5 कंपनीज के डायरेक्टर और 5 कंपनीज के प्रमोटर आप खुद ही बन जाइए। आप और आपकी वाइफ डायरेक्टर प्रमोटर बन जाइए। कितनी कंपनी बन गई? 5 कंपनीज बन गई। ABCDE 5 कंपनीज बन गई। बहुत अच्छी बात है। और दिनशा मैनिक जी पैटेट ने कितना इन्वेस्ट किया था? अगर मैं आज के एग्जाम्पल के हिसाब से बात करूं, सो 100 करोड़ रुपीस, कितने? 100 करोड़ रुपीस इन्होंने इन्वेस्ट किए थे। तो दिनशा मैनिक जी से ये कहा गया कि आप एक काम कीजिए, 100 करोड़ रुपीस जो आपने अपने नाम पे इन्वेस्ट किया है, आप क्या कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को किसको ट्रांसफर कर दीजिए? कंपनीज को। सो 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़। तो दिनशा मैनिक जी जो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स दिनशा मैनिक जी ने अपने नाम पे खरीदे थे, उन शेयर्स को किसको ट्रांसफर कर दिया? उन शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया, दिनशा को मिला या कंपनी को मिला? इन कंपनीज को मिलने लग गया। ऑब्वियसली यार, अगर कंपनी के शेयर मेरे नाम पे हैं तो डिविडेंड किसको मिलेगा? मैंने एक शेयर खरीदा है बच्चों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, REC लिमिटेड। आई बॉट दिस शेयर। कब खरीदा था? 2018 में, जब मेरा बर्थडे आया था। मैं अपने बर्थडे को शेयर खरीदता हूं, ठीक है। तो मैंने ये शेयर खरीदे थे, कुछ 500 शेयर्स खरीदे थे 160 रुपीज में, ठीक है। अब ये शेयर का रेट आज की तारीख में 110 रुपीज है। गवर्नमेंट कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है, ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल्सो, मिस्टर जे अमिताभ। मैंने कुछ दिन पहले अपने स्टेटस में इन्हीं का लगाया था, बहुत बढ़िया आदमी है। इस कंपनी के शेयर में मुझे कितने रुपए का लॉस है? एक शेयर में कितने रुपए का लॉस है? 40 रुपीज का लॉस है। मैंने 50 रुपीज का लॉस है। 160 में खरीदा था, अभी कितने का है? 110 का है। बट पिछले 3 सालों में, ये जब से, सिंस द टाइम आई हैव बॉट दिस कंपनी, इससे मुझे डिविडेंड, मेरा जितना लॉस हुआ है ना, कितने रुपए का लॉस हुआ है? मुझे 50 रुपीज का लॉस हुआ है। 3 साल में मुझे इससे लगभग 60 रुपीज का, या 60 रुपीज से ज्यादा का क्या मिल चुका है? डिविडेंड मिल चुका है। इट्स अ डिविडेंड स्टॉक। गवर्नमेंट कंपनीज में जब भी आप खरीदते हो तो डिविडेंड बहुत मिलता है। क्यों मिलता है डिविडेंड? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज को प्रेशर रहता है ना, कि सरकार की शेयर होल्डिंग रहती है। सो गवर्नमेंट कंपनीज को प्रेशर रहता है कि उनको सरकार को पैसा देना होता है। अदरवाइज सरकार क्या करती है? सरकार देखती है, हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी है, साला ये डिविडेंड नहीं देती, इसको बेच के अलग करो। तो जितने भी गवर्नमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो सब क्या करते हैं? खूब मेहनत से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ने सरकार को क्या नहीं दिया, क्योंकि शेयर होल्डर मैं भी हूं, शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। अगर उन्होंने डिविडेंड सरकार को नहीं दिया तो सरकार सीधे क्या बोलती है? हाँ ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ये मेरे ऊपर बोझ बनी है। और मोदी गवर्नमेंट में तो ऐसे ही होता है, सीधे क्या करो, इसको प्राइवेटाइज करो। क्या करो इसको? लेट्स प्राइवेटाइज दिस कंपनी।
गवर्नमेंट कंपनी लॉसेस में जाती हैं, जो लॉस वाली कंपनी है उनको हम बेचते हैं, उसको गवर्नमेंट बेच देती है। लेकिन अभी फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से उन्होंने जो नीति चालू की, जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनी थी सबको बेचा। हिंडाल्को आपको पता होगा, हिंडाल्को इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी। हिंडाल्को गवर्नमेंट कंपनी थी, बट ये इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ये बर्बाद हो गई थी। सरकार ने कौड़ियों के दाम पे बेची है कंपनी। फिर इसको खरीदा बिरला ग्रुप ने। किसने किसने खरीदा? आदित्य बिरला ग्रुप ने। एंड देन दिस कंपनी टुडे इज अ सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी इन द वर्ल्ड। और जब ये कंपनी मेरे ख्याल से ये कंपनी पहले 11th लार्जेस्ट थी, इसने आई बिलीव सन 2006 में नोवेलिस करके एक यूएस की कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी नोवेलिस, उसको अक्वायर किया था। और उसके बाद से इसकी रेटिंग क्या हो गई? सेकंड। तो समझना, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? एक बहुत अच्छा मैसेज दे दिया था। क्या मैसेज दे दिया था? कि या तो आप गवर्नमेंट कंपनी हो, या तो आप परफॉर्म करो, नहीं तो हम आपको क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे। अशोका होटल आपको पता होगा, गवर्नमेंट का होटल ब्रांड था अशोका होटल, और पूरे इंडिया में बेहतरीन होटल्स थे अशोका होटल। जैसे दिल्ली का जो दिल्ली में मौर्य शेरेटन है ना, दिल्ली का मौर्य शेरेटन वाज अशोका होटल। ये गवर्नमेंट के होटल्स है, यस। और इन होटल, अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल्स थे। अब गवर्नमेंट के अगर 5 स्टार होटल्स हैं तो उसमें क्या होगा? पॉलिटिशियंस ही भरे रहते थे, पैसे देते नहीं थे, तो गवर्नमेंट के होटल्स बर्बाद हो गए। सो देन दिस पर्सन अरुण शौरी, अटल बिहारी वाजपेयी का राइट हैंड था उस समय, उसने डिसइन्वेस्टमेंट करके सारे गवर्नमेंट होटल्स को क्या किया? नीलाम किया। बैंगलोर का लीला पैलेस है ना, जिसको वर्ल्ड का सबसे लग्जूरियस होटल माना जाता है, इट वाज अशोका होटल। जब वो गवर्नमेंट का होटल था, इट वाज फ्लॉप। बट अभी देखिए क्या बना है। तो प्राइवेटाइज करना इज अ सोल्यूशन। तो या तो आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो आप परफॉर्म करो, नहीं तो आपको क्या कर देंगे? प्राइवेटाइज कर देंगे। इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं? गवर्नमेंट को क्या देती हैं? डिविडेंड देती हैं। इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज में डिविडेंड का रेट हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, जिया के पापा को तो ऑलरेडी ये चीजें बहुत सारी पता होंगी, स्टॉक्स में काफी कुछ करते हैं ना। हाँ, सो ही मस्ट बी अवेयर विद ऑल दीज डेवलपमेंट्स। एनीवे, सो अगेन, तो सो व्हाट दिनशा डिड? दिनशा ने क्या किया? ये 5 कंपनीज बना दी बच्चों। दिनशा ने कितनी कंपनीज बना दी है? 5 कंपनीज बना दी। अब ये अब सारा डिविडेंड किसको मिलने लगा? हु स्टार्टेड रिसीविंग दिस डिविडेंड? तो 5, मैंने बताया था 10 करोड़ का डिविडेंड आता था, तो 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ का डिविडेंड किसको मिलने लगा? इन 5 कंपनीज को मिलने लगा। यहां पे अपने दिनशा भाई साहब खड़े थे। अब डिविडेंड किसके पास आ रहा था? डिविडेंड यूज्ड टू कम विद कंपनीज। अब दिनशा क्या करता था? सुनिएगा ध्यान से। ये सारी कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो उसको एज अ लोन देना। तो ये सारी कंपनीज हर साल क्या करती थी? दिनशा को क्या देती थी? 10 करोड़ रुपए का क्या देती थी? लोन देती थी। सोचिए दिनशा कितना स्मार्ट गेम खेल रहा था। दिनशा बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा था। क्या? कि कंपनी बनाई, कंपनी को डिविडेंड मिलना शुरू हो गया। डिविडेंड किसको मिलने लग गया? डिविडेंड दिनशा के पास जा रहा था। मतलब कंपनीज जो है वो डिविडेंड किसको दे रही थी? दिनशा को दे रही थी। कैसे डिविडेंड दे रही थी? दिनशा को एज अ लोन। तो दिनशा के हाथ में क्या आता था? दिनशा के हाथ में क्या आता था? इनकम आती थी या लोन आता था? लोन आता था बच्चों। लोन के ऊपर टैक्स लगता है? नहीं, टैक्स इनकम के ऊपर लगता है। टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर। लायबिलिटी के ऊपर टैक्स लगता नहीं है। सो साला सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और कंपनीज, जिन कंपनीज को डिविडेंड मिलता था वो भी टैक्स नहीं पे करती थी। वो बोलती थी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा इनकम है और हमने इसको बिजनेस में डाल दिया है, क्योंकि हमारा एक पर्पस लोन देना भी है। तो कंपनीज भी टैक्स को डिफर करती थी। लेकिन साला ये देखा गया, इनकम टैक्स वालों ने ये देखा कि दिनशा लोन लेता तो है, बट उस लोन को कभी रिपे नहीं करता, और कंपनीज भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती। ऑब्वियसली बच्चों, आपने कभी अगर लोन लिया है और लोन का अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, वो एचडीएफसी बैंक वाला भिखारी साला, मेरे 9 लाख रुपए का लोन लिया, मतलब मेरे पास एक 9 लाख रुपए का लोन था, हाउसिंग लोन था। वो लोन का इंस्टॉलमेंट, अगर एक इंस्टॉलमेंट भी मिस हो जाए, 600 रुपए काट लेता था। इंस्टॉलमेंट 10,000 की थी और 600 रुपए एक इंस्टॉलमेंट के मिस होने पे वो क्या करता था? कट कर देता था मेरे अकाउंट से। सो बच्चों, ऐसा
बैंक्स वाले इंस्टॉलमेंट ना मिलने पे ऐसा पैसे काटने शुरू करते हैं। लेकिन दिनशा ने लोन तो लिया बट कभी भी क्या नहीं किया, रीपे नहीं किया, और बैंक वालों ने इस चीज पे कभी कोई आपत्ति ली नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा कि क्या है, मामला कहां चला गया, मामला कोर्ट में गया। मामला कहां पे गया, कोर्ट ने क्या कहा, दिनशा प्लस ये जो 5 कंपनीज उसने बनाई हैं, ये सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं या ये सिंगल एंटिटीज हैं? ये पांचों क्या हैं, सिंगल एंटिटीज हैं। कंपनीज को, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को सिर्फ क्या किया जा रहा था, अब्यूज किया जा रहा था। किस लिए, इनकम को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और टैक्स को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। और समझिए, एक इंसान को अगर 10 करोड़ का इनकम हो, वो टैक्स ना दे तो प्रॉब्लम है। अगर एक इंसान की इनकम 5 लोगों में आपने क्या कर दी, डिवाइड कर दी, एक इंसान की इनकम 5 लोगों में आपने क्या कर दी, डिवाइड कर दी, और फिर टैक्स ना हो तो पता नहीं चलता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी किसके ऊपर नजर रखता है, बड़े ट्रांजैक्शंस के ऊपर नजर रखता है। आप में से कई लोग सीएस करके प्रैक्टिस में जाओगे, और अगर ब्लैक व्हाइट का काम करना शुरू किया तो ऐसे ही करोगे। आपके पास 100 करोड़ रुपए आएगा आपके क्लाइंट का, उज्जवल बोलते नहीं करेंगे, जब पैसा दिखेगा ना तो सब करता है आदमी। वन ऑफ माई स्टूडेंट, हर फादर वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो अपने केपी में वो होटल कौन सा है कोरेगांव पार्क में, वो फेल हो गया जो होटल, ला मेरे कुछ तो होटल है, ला बाली नहीं, कुछ तो होटल है केपी में, वो BMW का शोरूम है ना, बावरिया मोटर्स, उसके बगल में एक बंगलो है बहुत बड़ा। सो उस बंगले का मालिक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे कास्ट का ही है, ही इज अ जैन, दिगंबर जैन है, एंड ही डज दिस, ये इधर उधर का ब्लैक व्हाइट का खेल खेलते हैं अंकल। उनकी डॉटर मेरे पास आती थी CS फाउंडेशन में, मर्सिडीज C क्लास में आती थी। जब एग्जीक्यूटिव में आई तो BMW 7 सीरीज में आने लगी। मैं टेंशन में आ गया यार, मैंने बोला यार ये CA हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इतना पैसा कहां से आ गया यार। एंड देन आई केम टू नो, एक बार मैं उनसे मिला तो फिर मुझे समझ में आया कि अंकल का असली खेल क्या है। ठीक है, सो यस, सो वंस यू गेट मनी, बिकॉज अगर आप लीगली जाओ ना तो BMW 7 सीरीज इज प्राइम मिनिस्टर मोदी कार, मोदी भी उसमें घूमता है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू हैव दैट। बट अगर आपको एक बार सही पॉलिटिकल कनेक्शन मिल गया और आप ये काम में आ गए तो खटाखट आपकी लाइफ बदलती है, बट चैन की नींद नहीं आती है, ये ध्यान में रखना। सो एनीवे बच्चों, मैं ये कह रहा था, तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है। मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता दूं कि 100 करोड़ रुपए अगर आपके पास है, उस 100 करोड़ रुपए को आप तोड़ देते हो, कम से कम 1000 पार्ट्स में तोड़ते हो। 100 करोड़ रुपए के को ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवाते हो। और आपको ये भी बता दूं, ऐसे कई लोग हैं इंडिया में जो ये काम में शामिल है, मतलब पूरे वेंडर्स हैं। मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं ब्लैक व्हाइट का खेल खेलता हूं, तो मुझे पता है कि भाई ये अभिषेक है, ये बंदा जो है ये क्या करवाता है, फेक बैंक अकाउंट्स खुलवाता है, इसके पास 10,000 लोगों का डेटा है। मनरेगा, पता है ना, मनरेगा में जो लोग काम करते हैं उन सबके डेटा बिकते हैं ना, तो उन सबसे ब्लैक व्हाइट के अकाउंट खुल जाते हैं। पता ही नहीं, यूपी के रामपुर में एक मजदूर होगा बिसावल लाल, उसका बैंक अकाउंट खुला होगा मुंबई में यस बैंक में, उसको पता ही नहीं है, और उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा होते हैं। क्या हो गया, 100 करोड़ अगर एक साथ जमा होता है उसके अकाउंट में पता चलता, लेकिन 3-3 लाख ऐसे 1000 बैंक अकाउंट में जमा हो गए तो पता नहीं चलता। एंड दिस सेम थिंग, मतलब उसी चीज को स्मॉल स्केल पे कौन कर रहा था, दिनशा मैनेजी पैटेड। इज दैट क्लियर? तो ये सेपरेट लीगल, और बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंट भी खोलते हैं ना कंपनीज, कभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे भी क्या किया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को क्या किया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को क्या किया गया, अब्यूज किया गया, और कोर्ट ने क्या किया, कॉर्पोरेट विल को क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? चलिए बच्चों, सो बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, इफ यू रिमेंबर, कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहा था, सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 में क्या है बच्चों, कंपनी की क्या बताई गई है, सेक्शन 9 में कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं सेक्शन 9 में। तो मैंने अभी तक आपके सामने सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की है, कौन सा,
मैंने अभी तक आपके साथ सिर्फ एक ही चर्चा, एक ही कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी के एक ही गुण के बारे में डिस्कशन किया है, और वो गुण कौन सा है? सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सो इज एवरीवन क्लियर विद सेपरेट लीगल एंटिटी? एक अलग इंसान है, एक अलग इंसान है जिसको कोई लेना देना नहीं है कि उसके पीछे कौन है. इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन अगर पीछे के लोग कंपनी के नाम पे गलत काम करते हैं तो फिर लॉ या फिर कोर्ट उनको क्या करेंगे? पनिश करेंगे, और उनको व्यक्तिगत तौर पे क्या करेंगे? जिम्मेवार ठहराएंगे. इज दैट क्लियर? तो ये पहला हो गया. दूसरा, सेक्शन 9 के अंदर दूसरा जो कंपनी को एक गुण मिलता है, एक खूबी मिलती है, वो है परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग. सक्सेशन का मतलब गोइंग ऑन. सो कैन आई से बच्चों, आई हैव अ हार्ट जो फेल हो सकता है, जिसके ऊपर अटैक हो सकता है. ब्रेन है, हैमरेज हो सकता है. किडनी है, यही होता है ना, फेल हो सकती है. और पता नहीं, मैं तो इतने प्रोटीन पाउडर पीता हूं, पता नहीं कौन कौन से पाउडर डालता हूं, कभी कभी तो ऐसा फटता है, ऐसा डर लगता है कि भगवान जाने क्या हो जाएगा. ठीक है, बट फिर भी पीता हूं मजे से. ठीक है. सो एज अ ह्यूमन यू हैव अ फाइनाइट लाइफ. आपकी लाइफ के ऊपर क्या है? एक लिमिट है, बिकॉज यू हैव बॉडी पार्ट्स, और समय के साथ साथ ये बॉडी पार्ट्स जर्जर होते जाएंगे. हाँ या ना? कंपनी को ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ. सो जब तक वो लॉ, अच्छा अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में किसी सन की वकील ने पिटीशन दायर किया कि एंटायर कंपनी लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मान लो कभी ऐसा हो गया, कभी तो ऐसा हो गया. ठीक है. और बच्चों, हमारे कोर्ट्स कोई भी कारनामा कर सकते हैं. एंटायर कंपनी लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला भी किया, यस कंपनी लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट. कि कंपनी लॉ लोगों को बिजनेस करने के तरीके बता रहा है कि आप ऐसे बिजनेस करो, 30 दिन में ये करो. ये लोगों की फंडामेंटल राइट है ना, जो बिजनेस करने की, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है. सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि आज से एंटायर कंपनी लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड हेंस इट इज इनवैलिड. क्या होगा? कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ. जब लॉ ही नहीं रहेगा तो कंपनी अचार डालेगी. सारी कंपनियां, जितनी भी इंडिया में कंपनीज हैं, 15-20 लाख कंपनीज हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी? वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ या वाइंडिंग अप, या जिस लॉ ने आपको क्रिएट किया वही लॉ क्या हो गया? पूरी कंपनी की नस्ल खत्म हो जाएगी बच्चों. गेटिंग माई पॉइंट? सो कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, एंड एज लॉन्ग एज देयर इज लॉ, और जब तक क्या है? जब तक वो लॉ है तब तक कंपनी चलती रहेगी. और अगर कंपनी का अस्तित्व खत्म भी होगा तो वो कैसे होगा? उसी लॉ के अंदर प्रोसीजर दी गई है वाइंडिंग अप की. उसी लॉ के अंदर क्या दी गई है? प्रोसीजर दी गई है वाइंडिंग अप की, जिसके थ्रू क्या होता है? कंपनी का अस्तित्व खत्म होता है. सो कंपनी इज लास्टिंग फॉर एवर. लास्टिंग फॉर एवर का मतलब वो मरती नहीं है. जैसे नेचुरल इंसान, कंपनी के नेचुरल इंसान मर जाते हैं, बट कंपनी जो है, कंपनी कीप्स ऑन गोइंग फॉर एवर. धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन और बढ़ गया. अभी रिसेंट में किसी ने न्यूज फैला दी थी कि मुकेश अंबानी को लंग कैंसर है. पता है क्या आप लोग को? रिलायंस का शेयर 2000 से 2200 रुपए से 1800 रुपए पे आ गया था. सिर्फ ये न्यूज आ गई थी कि मुकेश अंबानी हैज लंग कैंसर. किसी ने तो अफवाह उड़ा दी थी, और जिसने अफवाह उड़ाई होगी 1800 पे उसी ने खरीदे होंगे. 1800 पे उसी ने खरीद के 2021 में बेच दिए होंगे. अभी वापस 1950 के आसपास है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इवन इफ मुकेश अंबानी डाइज, भगवान ना करे कि कभी भी, भगवान करे वो अमर ही हो जाए, नहीं, बिकॉज बहुत अच्छा इंसान है. सो अगर वो मरता है मान लीजिए, तो रिलायंस का शेयर जो आज 2000 में, वो 800 रुपए में आ जाएगा. बट बिलीव मी, मुझे मेरा यकीन मानिए, रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
3-4 महीने के अंदर वो सब क्या कर लेंगे, पूरा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, कंपनीज की मैनेजमेंट वगैरह सब चीजें, क्योंकि रिलायंस में मुकेश अंबानी के अलावा बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ बराबर हो जाएगा और 2 साल के अंदर कंपनी का शेयर वापस से 2-2.5 हजार रुपए के आसपास आ जाएगा। सो कंपनी में किसी क्या, कंपनी के मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, उससे कोई चीज नहीं है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और प्राइवेट कंपनी के शेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफर तो होता है, आर्टिकल्स के हिसाब से होता है, ठीक है। सो कंपनी के मेंबर्स आना जाना कर सकते हैं, मेंबर्स मर सकते हैं, मेंबर्स जिंदा हो सकते हैं, बट कंपनी इटसेल्फ गोज फॉरएवर, ठीक है। और कंपनी को अगर खत्म करना है तो वो उसी लॉ, या तो वो लॉ खत्म हो जाए, या तो वो लॉ खत्म हो जाए जो ऐसा होने वाला नहीं है, या फिर अच्छा एक और, चलो अब अपनी कंपनी का बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के हिसाब से डेफिनेशन क्या है कंपनी की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी दीपक, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के हिसाब से? नहीं, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, और अच्छा अगर मान लो कंपनी की डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, अगर मान लो ऐसा लिखा होता कंपनी का मतलब, तो क्या होता? कहना इसे 1956 के अंदर जितनी कंपनीज बनी होती वो सब खत्म हो जाती बच्चों। तो जस्ट सी, 2-3 शब्दों की कीमत तुम क्या जानो। सो जस्ट सी और एनी अदर प्रीवियस लॉ, तो और एनी अदर प्रीवियस लॉ लिख के उन लोगों ने क्या कर दिया कि जितने पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज रजिस्टर थी वो सब भी क्या है, वैलिड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीज ध्यान में रखना। सो कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। सो या तो वो लॉ खत्म हो जाए, या फिर लॉ में वो जो प्रोसीजर लिखी है उसको फॉलो करके आप कंपनी को क्या कर दो, वाइंड अप कर दो या स्ट्राइक ऑफ कर दो, जो भी है, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे के लोग जो है मर जाएं तो क्या हो जाएगा। अगर एक कंपनी है जिसके 7 शेयर होल्डर हैं, कितने शेयर होल्डर हैं? 7 शेयर होल्डर हैं कंपनी में, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सातों के सातों शेयर होल्डर दीपिका पादुकोण से मिलने गए। 70 साल के थे, बट मन से एकदम जवान थे, और दीपिका से मिले, और दीपिका उस समय हाई थी, गांजा वांजा फूक के आई थी, तो उसको सातों शेयर होल्डर के अंदर रणबीर सिंह नजर आ रहा था। अब बच्चों जब आप गांजा वांजा पियो तो दुनिया आपके हिसाब से चलती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट जो लोग ट्राई किए उनसे मैंने अनुभव काफी ज्यादा शेयर किए, तो बोलते जो अपन चाहते हैं वैसे ही लगता है। सो अगर अभिषेक ने गांजा पी लिया, और गांजा पीने के पहले इसके मन में था कि मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप पास हो चुका हूं, तो गांजा पीने के बाद इसको वही फीलिंग आएगा, ये वैसे ही रिएक्ट करेगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप क्या हो चुका है, वैसे ही डांस करेगा, ठीक है। तो दीपिका उन सातों शेयर होल्डर से मिली, उसको तो रणबीर नजर आता सातों में, है बेबी कम यार, सातों को किस किया, सातों को हार्ट अटैक आया, उनको यकीन नहीं हो क्या हो गया, मां कसम सातों मर गए। सो एक कंपनी थी जिसके कितने शेयर होल्डर थे, 7 शेयर होल्डर थे, सातों के सातों मर गए, क्या होगा? हाँ, तो ना इसे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 7 शेयर होल्डर थे, उनके पास शेयर थे, उनके शेयर ट्रांसमिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएंगे, एंड दे विल कंटिन्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले के जमाने में जब राजा की डेथ हो जाती थी, रात नहीं सुना, राजा की डेथ होती थी तो लोग बोलते थे, रोम में लोग क्या बोलते थे? द किंग इज डेड, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, ऐसा कहते थे। राजा की मौत होने में क्या बोलते थे? द किंग इज डेड, राजा की मृत्यु हो गई है पर राजा अमर रहे। सुना होगा, कोई मरता है, कोई महान आदमी मरता है तो ऐसे ही बोलता है, ये आदमी अमर रहे, राजा की मृत्यु हो गई है बट राजा अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है बट सुभाष चंद्र बोस अमर रहे,
इसका मतलब क्या हो गया? द किंग इज डेड बट लॉन्ग लिव द किंग। शेयर होल्डर्स आर डेड, लॉन्ग लिव द कंपनी। मीन्स वॉट? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि भले ही शहंशाह की मौत हो चुकी है, बट शहंशाह की सल्तनत, शहंशाह की बादशाहत हमेशा चलते रहे। तो लॉन्ग किंग इज डेड का मतलब किंग मर गया है, बट उसकी जो सल्तनत है, उसका जो साम्राज्य है, वो हमेशा चलता रहेगा, वो अमर है। गेटिंग माई पॉइंट? तो कंपनी के केस में भी सेम होता है, शेयर होल्डर्स आर डेड बट कंपनी, लॉन्ग लिव द कंपनी, कंपनी चलती रहती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? श्योर, पक्का क्लियर है सबको? चलिए, एक कमरे में कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही थी। एक कमरे में क्या चल रही थी? कहां पे? हिरोशिमा नागासाकी में एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही थी। सारे जापानीज लोग बैठे हुए थे, मिस सुईमुई, मिस छुईमुई सब बैठे हुए थे। और अचानक से कंपनी का जहां पे मीटिंग चल रहा, 200 शेयर होल्डर थे कंपनी में, 200 शेयर होल्डर थे, और उस सारे के सारे शेयर होल्डर एजीएम में आए थे। और जहां पे कंपनी की एजीएम चल रही थी, उसके बगल में ही एक हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा। क्या गिरा? हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा। और सारे के सारे शेयर होल्डर्स उसी वक्त मौत का शिकार हो गए। क्या होगा? कंपनी का क्या होगा? शेयर होल्डर्स के मरने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और कंपनी का काम था ताबूत बेचने का, तो क्या नहीं से 200 शेयर होल्डर को ताबूत तो बेच ही देंगे उनके घर वालों को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शेयर होल्डर्स आर डेड, लॉन्ग लिव द कंपनी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमेशा याद रखना, कंपनी का जो सक्सेशन है वो क्या है? परपिचुअल, लॉन्ग लास्टिंग, नेवर एंडिंग, इनफाइनाइट। ठीक है? उसके बाद तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो कंपनी की होती है वो क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? 2019 में सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 लॉन्च हुआ था। 19 में लॉन्च हुआ था ना? नहीं, 18 में लॉन्च हुआ था शायद, 18 में लॉन्च हुआ था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 18 में कुछ लॉन्च हुआ था। तो और मेरे पास उस समय सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 था। सो मेरी वाइफ ने सुबह सुबह मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि आई वांट अ न्यू फोन। मैं ठीक है, देखेंगे। फिर मैं ऑफिस आया, देखा उस दिन अच्छे 15-20 एडमिशन हो गए एक दिन में, कैश आ गया बहुत सारा। मैं चलो यार ठीक है यार, एक ही तो है अपनी वाइफ, तो मैंने उसको नोट 9 खरीद के दे दिया, चलो यार खुश रहेगी। 2019 में मेरे पास एक छोटा सा प्रोडक्ट भी था, मेरी बेटी, जो मेरी वाइफ की खुशी नहीं देख सकती, तो उसने फोन उठा के फेंक दिया। मैंने कुछ 80,000 का फोन लिया था, 8,000 रुपए का कैशबैक मिला था, पूरा एक साथ बर्बाद हो गया। ठीक है? अब मेरी डॉटर को मैं क्या करूं? और आप सबको पता है, मैं हमेशा एक चीज तो बोलता ही हूं, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। और मैं खुद भी उस चीज को फॉलो करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं। बट मेरी डॉटर ने फोन बिल्कुल तोड़ दिया और हंस रही है। और मम्मा फोन नहीं देखेगी। ठीक है? और कम्युनी ने एकदम स्क्रीन साइड से फेंका, स्क्रीन, और सैमसंग के फोन के ना स्क्रीन बहुत डेलिकेट होते हैं। क्या करने का बच्चों? क्या करूं मैं अपनी डॉटर को? मारूं, पीटूं, उससे पैसे वसूलूं? फिर तोड़ने के बाद मुझे बोलती, पापा आप टेंशन मत लो, हम आपको पैसे दे देंगे, आप दूसरा फोन ले आना। मैंने बहुत बढ़िया। और अभी 1 महीने पहले मेरे पास एक सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 खरीदा था मैंने, जब वो लॉन्च हुआ था। तो 1 महीने पहले उसने मेरे फोन को भी सेम किया, टूट गया। सो क्या करूं बच्चे? 2-2 फोन तोड़े हैं उसने मेरे।
क्या मैं उसका कुछ कर सकता हूं? मैंने गुस्से में एक बार मार दिया उसको मारा तो साला मेरे को 1 घंटे तक टेंशन रहा, यार क्या करता है दुष्यंत, तो शैतान है, जानवर है, जल्लाद है, इतनी छोटी सी फूल जैसी बेटी को हाथ लगाता है। समझ में आ रहा है? कैन आई से माय डॉटर, मेरी जो डॉटर है वो पूरे तरीके से लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिविलेज एंजॉय कर रही है, शी इज एंजॉयिंग फुल्ली। मां की जो तोड़ना तोड़े, कुछ नहीं करेगा, इसकी कोई औकात ही नहीं है इस आदमी की। मैं रो दिया था, मेरा नोट 10 टूटा था बच्चों, मैं अपने फोन से इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि मैं क्या बताऊं। आई क्राइड, लिटरली आई क्राइड। मैं अपनी, लेकिन मेरे को सुनने वाला कौन है? मेरे पापा को बताया तो मेरे पापा बोलते गधा है, फोन टूट गया रोता है। मैंने बोला तो फिर कब रोना चाहिए आपके हिसाब से? जितना आप मेरे साथ नहीं रहते, जितना मम्मी मेरे साथ नहीं रहती, जितना मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती, जितना मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहती, उतना कौन रहता है मेरे साथ? फोन रहता है, कभी नहीं छोड़ता। एंड मैं आई लिटरली क्राइड। मुझे तुम लोगों को पता नहीं सीरियस लग रहा है कि नहीं, मैं रोया, मैं लड़कियों जैसा रोया, मतलब लड़कियों जैसा रोया, मतलब थोड़ा सा नाटक करके। बट मैं अपनी बेटी को, मेरे को ऐसा लगा साली को मारूं जोर से, बट मैं कुछ नहीं कर पाया बिकॉज शी वॉज एंजॉइंग द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के ऊपर 500 करोड़ रुपए का भी कर्जा आ जाए, बाप का 2 लाख रुपए का भी नुकसान हो जाए, बट उसके ऊपर 0 लाइबिलिटी। सेम ये कंपनी है, कंपनी भूषण स्टील, मैंने एग्जांपल दिया था। भूषण स्टील के ऊपर कितने का लोन था? 32,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था भूषण स्टील के जो प्रमोटर्स थे उनने। कितने का बच्चों? भूषण स्टील के जो प्रमोटर्स थे, दे हैड टेकन अ लोन ऑफ हाउ मच? 32,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया था। बट उसके जो प्रमोटर्स थे, उसके जो शेयर होल्डर्स थे, इन सब लोगों के पास क्या थे? कौन से शेयर्स थे? फुल्ली पेड शेयर्स थे। दे ऑल हैड विच शेयर्स? फुल्ली पेड शेयर्स। आपको पता है ना, आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप अगर क्या हो, इफ यू हैपन टू बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यू हैव ओनली 1 लाइबिलिटी। राधा, क्या है लाइबिलिटी अगर कंपनी के शेयर होल्डर को? ओके, ईट फर्स्ट, बोल। एग्जैक्टली, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर, तो यू हैव ओनली 1 लाइबिलिटी कि आपने जितने रुपए के क्या खरीदे, जितने रुपए के शेयर खरीदे, आप उतने रुपए कंपनी को क्या कर दीजिए? पे कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। सो भाई, कंपनी के एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्रीमियम है 5 रुपए, शेयर का प्राइस है 15 रुपए। मैंने कंपनी से शेयर ले लिए, मैंने कंपनी से क्या ले लिए? शेयर ले लिए। तो और मैंने कंपनी को कितना दे दिया? 15 रुपए दे दिया। अब बच्चों, कैन आई से अब जब मैंने कंपनी को 15 रुपए दे दिए हैं, तो एज अ शेयर होल्डर मेरे दायित्व खत्म हो गए। अब कंपनी 2,000 करोड़ रुपए का भी कर्जा ले, 50,000 करोड़ का भी कर्जा ले, 1 लाख करोड़ का भी कर्जा ले, उससे आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड। मुझे उससे क्या नहीं पड़ता? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखना, शेयर होल्डर की लायबिलिटी, अगर कंपनी क्या है, अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है और कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय क्या है? शेयर कैपिटल है। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी आपको पता है ना, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल भी हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। तो अगर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, तो जितने रुपए के शेयर आपके पास हैं, अगर आपने उतने रुपए कंपनी को दे दिए हैं, उसके बाद कंपनी भाड़ में जाए, कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का भी कर्जा हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नए पैसे की भी नहीं है। और गारंटी कंपनी में कितनी लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर की? सॉरी, गारंटी कंपनी में कितनी लायबिलिटी होती है मेंबर की? टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी, टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। गारंटी कंपनी के बारे में हम लोगों ने लगभग 1-1.5 घंटे का डिस्कशन किया, लेकिन हम लोग कहां पे करेंगे? वो एसबीसी में। ठीक है, तो गारंटी कंपनी का जो मेंबर होता है, उसकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होती है? जितने अमाउंट की वो क्या देता है? गारंटी देता है कि वो वाइंडिंग अप के टाइम पे इतना रुपए क्या करेगा? पे करेगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है? अनलिमिटेड कंपनी है। अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है बच्चों? अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है? लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड ना। जैसे आईकन एकेडमी, हम लोग क्या है? वी आर अ पार्टनरशिप फर्म। आईकन एकेडमी इज अ पार्टनरशिप फर्म। अगर मान लीजिए आईकन एकेडमी के ऊपर 50 लाख रुपए का लोन है। कितने रुपए का लोन है आईकन एकेडमी के ऊपर?
Icon Academy, if suppose Icon Academy has a loan of rupees 50 lakhs, अगर हमारे ऊपर 50 लाख रुपए का लोन है, अगर हमारे ऊपर कितने रुपए का लोन है, Icon Academy के ऊपर 50 लाख का लोन है, तो एक्चुअली ये लोन किसके ऊपर है? एक्चुअली ये लोन दुष्यंत जैन और सुपान गायकर के ऊपर है, पार्टनर्स के ऊपर है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जितनी लाइबिलिटी कंपनी की है, या जितनी लाइबिलिटी किसकी है? फर्म की है, उतनी ही लाइबिलिटी किसकी है? पार्टनर्स की। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। बट कंपनी केस में, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपको, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? यस एग्जैक्टली, कंपनी की अनलिमिटेड है ना। कंपनी की अनलिमिटेड मतलब कंपनी ने अगर 50 करोड़ का कर्जा लिया है तो कंपनी को 50 करोड़ का कर्जा पे करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अनलिमिटेड मतलब एंटायरली कंपनी इज लायबल। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? सारी जिम्मेदारी कंपनी की है। अगर 100 करोड़ का लोन कंपनी ने लिया है तो वो पूरा 100 करोड़ रुपए का लोन रीपे करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की है। तो कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी को पूरा ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने का है, लेकिन कंपनी के पीछे जो कौन है? शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। Is that clear to everyone? Is that clear to every one of you? So when my daughter broke the mobile phone, जब मेरी डॉटर ने मोबाइल तोड़ दिया, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उसकी जेब से कुछ भी नहीं गया, बट फोन उसने तोड़ा है, खर्चा किसका हुआ बच्चों? खर्चा मेरा हुआ। और जिंदगी में एक चीज याद रखना बच्चों, बहुत पते की बात बता दूं, तुम्हारा फोन अगर कभी तुमसे टूटे, चाहे तुम स्टूडेंट हो, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो, हमेशा उससे एक ग्रेड ऊपर का ही फोन लेना। ध्यान सुनना भाई, गुरु वचन बता रहा हूं, भले लेना मत, भले पैसा जमा करके लेना, भले जो करके लेना, बट फोन टूटता है तो एक ग्रेड ऊपर का ही फोन लेना। क्यों? क्यों? क्योंकि फोन ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है आज की तारीख में। और अगर तुमने एक ग्रेड नीचे का फोन लिया ना, तो तुमको ना दिन के हर एक मिनट में तुमको दिमाग खराब होगा कि मेरा पुराना फोन वॉज मच बेटर। इतना रिग्रेट करने से अच्छा है एक महीने रुक जाओ, 200, 300, 500, 1000, 1500 रुपए और जमा करो, एंड ऑलवेज हैव दैट अपग्रेडेड फोन। बच्चों ये मैं मतलब मतलब ये प्रिंसिपल मैं ऐसा नहीं कि अभी फॉलो कर रहा हूं, जब मैं टीचर बन गया, जब मैंने पैसे कमाने शुरू किए, मैं जब स्टूडेंट था तब भी मैं यही चीज फॉलो करता था। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना बच्चों। हाँ, और आजकल तो इतनी चॉइसेस हैं कि मेरे ख्याल से 7000, 8000 में भी ऑल्सो यू गेट अ गुड फोन आजकल मिल जाता है। जब तुम लोग पैसे कमाने शुरू कर दोगे, सीएस बन जाओगे, तो फिर मैं तुम लोग को आईफोन ही रेकमेंड करूंगा, आईफोन या जो भी अच्छे फोन्स हैं। बट एज अ स्टूडेंट यू हैव लॉट मेनी चॉइसेस, बट हैव अ गुड मोबाइल फोन। नाउ एनीवे, तो माय डॉटर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, बट मेरी लायबिलिटी क्या है? मेरी तो अनलिमिटेड होगी ना बच्चों, मेरी डॉटर की जेब से तो एक नया पैसा नहीं गया, बट मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उसने 1,60,000 रुपए का या जितने रुपए का भी नुकसान किया है, वो नुकसान के बदले मैंने नए फोन खरीदे, नए फोन के तो पूरे पैसे मेरी जेब से गए। सो इमेजिन मी एज कंपनी, इमेजिन मी एज अ कंपनी। 100 करोड़ का लोन लिया तो 100 करोड़ का मुझे ही चुकाना है। इमेजिन माई डॉटर एज अ शेयर होल्डर, शी इज नॉट लायबल। उसकी कोई लायबिलिटी नहीं, कंपनी मरे तो मरे, बट शी विल गेट अ प्रोटेक्शन। एंड कैन आई से, अगर ये फोन उसने मतलब समझना बच्चों, छोड़ दो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं बट छोड़ दो। सो बच्चों, कहना इसे, तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी है इसलिए शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन मिल रही ना, बाप है इसलिए बेटी को प्रोटेक्शन मिल रही ना। इज दैट क्लियर? सो ये चीज ध्यान में रखना। आगे बढ़ जाएंगे। कैन समवन लेट मी नो कि ऐसे कौन कौन से इंस्टांसेस हैं, इंस्टांसेस का मतलब केसेस हैं, जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलता,
ऐसे कौन से इंस्टांसेस हैं जहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलता? कैन समवन लेट मी नो? क्या नहीं से ज्यादा दिमाग ना लगाएं और हम सीधे बोल दें कि जहां पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो रही है, जहां पे कॉर्पोरेट विल क्या हो रही है? लिफ्ट हो रही है। अच्छा, आपने देखा हो, मैंने कल बताया था कि अगर प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी है तो कौन लायबल है? डायरेक्टर्स लायबल होते हैं, प्रमोटर्स लायबल होते हैं। उसके बाद अगर कंपनी की वाइंडिंग अप चल रही है, वाइंडिंग अप के टाइम पे किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है, कैसे इनकॉर्पोरेट की गई है? कैसे इनकॉर्पोरेट की गई कंपनी? गलत जानकारियां देकर, रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन देके तुमने क्या किया है? कंपनी को क्या किया है? इनकॉर्पोरेट किया है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न वगैरह तुमने किसके साथ फाइल नहीं किए? आरओसी के साथ फाइल नहीं किए। और ऐसे जहां जितने भी केसेस हैं जहां पे किसको पनिश किया गया कंपनीज एक्ट के अंदर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जहां पे भी पनिश किया गया, क्या नहीं से वहां पे तुमको लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिविलेज नहीं मिल रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के साथ फाइल नहीं किए, एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के साथ फाइल नहीं किए, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं कंपनी का शेयर होल्डर भी हूं, तो लिखा है वहां पे कि हर एक डायरेक्टर को 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के साथ फाइल नहीं किए हैं तो लिखा है कि हर एक डायरेक्टर को कितने की पेनल्टी है? 10 लाख की पेनल्टी है। अब बच्चों मैं तो दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास तो फुल्ली पेड शेयर्स हैं। कौन से शेयर्स हैं? फुल्ली पेड शेयर है, सो मैं क्यों पे करूं? मेरे ऊपर तो कोई लाइबिलिटी नहीं आती। बट कैन से कंपनीज एक्ट आपको बोल रहा है कि आपको पेनल्टी पे करनी है क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है। तो डजंट मेक अ डिफरेंस कि तुम्हारे पास फुल्ली पेड शेयर है या नहीं है, तुमको पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सो कैन से ऐसे जितने भी केसेस हैं, ऐसे जितने भी केसेस हैं जहां पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पनिशमेंट मिल रही है, जहां पे प्रमोटर को पनिशमेंट मिल रही है, जहां पे उन डायरेक्टर्स को पनिशमेंट मिल रही है जो कंपनी के क्या है? शेयर होल्डर भी हैं, क्या नहीं से उन सारे केसेस में आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिविलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भले ही आपके पास फुल्ली पेड शेयर है, भले ही आपके पास क्या है? फुल्ली पेड शेयर है, बट आपको उसके अलावा कुछ देना पड़ रहा है क्या? उसके अलावा भी आपको क्या पे करना पड़ रहा है? फाइन पे करना, पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, फाइन पे करना पड़ रहा है। डू यू हैव व्हाट? भले ही आपके पास फुल्ली पेड शेयर है बट आपको पे तो करना पड़ रहा है ना, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिविलेज आपको मिल नहीं रहा है। सो एग्जाम में, और एग्जामिनर, पता नहीं बच्चों, मुझे ये समझ में नहीं आता एग्जामिनर क्यों पूछता है बार बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मेरे ख्याल से हर ऑल्टरनेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, ऐसे केसेस बताइए। अच्छा, और अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर आप क्या बना सकते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कम वाली कंपनी बना सकते हैं, लेकिन कोई गधा ही होगा जो बनाएगा। क्यों? अरे तुमको अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनानी है, मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। तो उससे अच्छा कंपनी क्यों बना रहे हो? उससे अच्छा पार्टनरशिप फर्म बना लो। अगर तुमको अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए? तो फॉर्म पार्टनरशिप फर्म। ने जरूरत क्या है कंपनी बनाने की? कंपनी हम क्यों बनाते हैं? व्हाई डू वी फॉर्म अ कंपनी? लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट चाहिए प्लस पब्लिक फंडिंग चाहिए। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई डू यू फॉर्म अ कंपनी, तो पहले हम क्या बोलते थे? वी वांट लिमिटेड लाइबिलिटी का एडवांटेज। नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, शायद आपको पता भी है, एलएलपी में भी सारे पार्टनर्स को क्या मिलता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का एडवांटेज मिलता है। तो अभी आपको शायद पता भी ना हो, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बिजनेसमैन, जो नए बिजनेसमैन है, वो कंपनी फॉर्म नहीं करते। वो कंपनी ना फॉर्म करे, क्या फॉर्म कर लेते हैं? ये हमारा नुकसान है, एक तरह से कंपनी सेक्रेटरीज का नुकसान है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनीज बनेंगी हमारा काम उतना बढ़ेगा। सो स्पेशली व्हेन यू फॉर्म कंपनी, कंपनी कब बनाते हैं? जब कहीं ना कहीं हमको लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिविलेज चाहिए, प्लस आज नहीं तो कल हमको फ्यूचर में क्या चाहिए?
पब्लिक फंडिंग चाहिए या फिर हमको बैंक फाइनेंस चाहिए, हमेशा याद रखना बैंक फाइनेंस, बैंक्स जो है एलएलपी के कंपैरिजन में कंपनी को कभी भी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फाइनेंस देने में। मतलब एलएलपी अगर लोन लेने जाएगी ना तो बैंक्स दुनिया भर के क्वेश्चन रेस करता है। तो जब आपको, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप बिजनेस करना चाहते हैं, फंड्स आपके खुद के हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ लोग रहने वाले हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू टू इनकॉर्पोरेट व्हाट, एलएलपी, क्योंकि वहां पे भी आपको क्या मिलता है, लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिविलेज मिलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, जो जो किसको मिलता है, जो जो प्रिविलेजेस कंपनी को मिलते हैं वो सब किसको मिलता है, एलएलपी को मिलता है। और हमेशा याद रखना एलएलपी को कंप्लायंसेस कम है, एलएलपी को कंप्लायंसेस ज्यादा। तुमने कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाई तो साला ये पूरा कंपनीज एक्ट तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। कुछ एक्सेप्शन है प्राइवेट कंपनी को, बट बहुत सारे कंप्लायंसेस करते हैं, किसको कम करने हैं बहुत सारे कंप्लायंसेस, प्राइवेट कंपनीज को। तो इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू फॉर्म व्हाट, एलएलपी। चलिए, सो सेकंड एडवांटेज कौन सा हो गया कंपनी बनाने का बच्चों? ओए, सेकंड एडवांटेज क्या हो गया कंपनी बनाने का? लिमिटेड लाइबिलिटी का। अच्छा, एक और चीज याद रखना बच्चों, आपको पता है ना, जब जनरल मीटिंग में आप कोई रेजोल्यूशन पास करते हो, जब जनरल मीटिंग में आप क्या करते हो, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? डिसीजन लेते हो। कहां पे लेते हो? जनरल मीटिंग में। कंपनी अपने डिसीजंस कैसे लेती है? रेजोल्यूशंस के थ्रू। किसके थ्रू? कंपनी जो है अपने डिसीजंस कैसे लेती है? रेजोल्यूशंस के थ्रू लेती है, ठीक है। सो जनरल मीटिंग में जब आप कोई डिसीजन लेते हो, और जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? जनरल मीटिंग में कौन डिसीजन लेता है? शेयर होल्डर्स। तो कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि ऐसे बहुत सारे डिसीजन है, कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि ऐसे बहुत सारे डिसीजन है जो कौन लेता है? शेयर होल्डर लेते हैं। कहां पे लेते हैं? जनरल मीटिंग में। तो जनरल मीटिंग करने के पहले, जनरल मीटिंग करने के पहले शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जनरल मीटिंग करने के पहले, जनरल मीटिंग करने के पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल, हुम वी हैव टू कॉल, किसको बुलाना पड़ता है बच्चों? अपने को, अपने को शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ता है जनरल मीटिंग करने के पहले। तो जनरल मीटिंग करने के पहले शेयर होल्डर्स को कैसे बुलाते हैं? नोटिस भेजकर। नोटिस में क्या लिखते हैं? नोटिस में हम क्या लिखते हैं बच्चों? व्हाट डू वी राइट इन द नोटिस? नोटिस में वी राइट रेजोल्यूशन। नोटिस में हम क्या लिखते हैं? रेजोल्यूशन लिख देते हैं। वी राइट द एंटायर रेजोल्यूशन कि शेयर होल्डर, आप जब जनरल मीटिंग में आओगे तो हम ये रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब एक डिसीजन, ये डिसीजन चाहते हैं, इस डिसीजन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर आपको वोट डालना है। इसके ऊपर आपको क्या डालना है? तो रेजोल्यूशन क्या होता है? लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ एक ड्राफ्ट होता है, डिसीजन होता है बेसिकली। रेजोल्यूशन कैसे लिखते हैं अपन? कंपनी का डिसीजन है रेजोल्यूशन, और वो कैसे लिखा होता है? लीगल लैंग्वेज। रिजॉल्व्ड दैट एज पर सेक्शन सो एंड सो कंपनी डिसाइड्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। लेकिन ये जो है ना लीगल लैंग्वेज, ये किसी को समझता नहीं है, आम शेयर होल्डर को नहीं समझता, अपने को समझेगा बट नॉर्मल शेयर होल्डर को नहीं समझता। तो अपन क्या करते हैं? रेजोल्यूशन को साधारण भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। किसके माध्यम से? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के माध्यम से। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? जो कंपनी का रेजोल्यूशन है उसको एकदम आसान भाषा में, जो कंपनी का क्या है, जो कंपनी का रेजोल्यूशन है उसको कौन सी भाषा में बच्चों? जो कंपनी का डिसीजन है उसको एकदम आसान भाषा में हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। किसके थ्रू? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब सुनना ध्यान से, हाँ। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरी जानकारी आसान भाषा में कंपनी देती है। किसको देती है? शेयर होल्डर को।
और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ के शेयर होल्डर डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि इसको वो जो रेजोल्यूशन है उसके फेवर में वोट डालना है या फिर अगेंस्ट में वोट डालना है। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा मेरी ध्यान से। एक कंपनी ने शेयर होल्डर के घर पे क्या भेजा, नोटिस भेजा। नोटिस में क्या लिखा, रेजोल्यूशन लिखा, प्लस क्या लिखा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ बताया ही नहीं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरी जानकारी देनी होती है ना, बट कंपनी ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, तो रेजोल्यूशन था, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करने का। क्या करने का, प्रॉपर्टी को क्या करने का, सेल करने का। कंपनी की प्रॉपर्टी जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 20 करोड़ रुपए थी, उस प्रॉपर्टी को कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के प्रमोटर जो भी हैं वो 9 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कितने बेच रहे हैं। तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या बताना चाहिए था, प्रॉपर बताना चाहिए था कि इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 20 करोड़ है, बट हम इसको कितने में सेल कर रहे हैं, 9 करोड़ में बेच रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो आप, ये भी आपको बताना चाहिए था, बट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। शेयर होल्डर बेचारे घर पे जनरल मीटिंग का नोटिस गया, उसने देखा ओके कंपनी सेल कर रही है प्रॉपर्टी, अच्छा कंपनी को 9 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ओके। सारे शेयर होल्डर ने मीटिंग में कैसे वोट डाल दिया, फेवर में वोट डाल दिया। और इसके चलते, किसी चलते 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कंपनी ने किसमें बेच दी, 9 करोड़ में बेच दी। मुझे बताइए, और शेयर होल्डर ने भी इस ट्रांजैक्शन को क्या किया है, अप्रूव कर दिया है। अच्छा, शेयर होल्डर ने क्यों अप्रूव किया पुष्पराज, क्योंकि शेयर होल्डर को पूरी जानकारी, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिए गए थे। बेटा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या दिए गए थे, इनसफिशिएंट, अनुचित, अधूरी जानकारी दी गई थी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। और शेयर होल्डर, प्रमोटर तो एकदम खुश हो गए, रेजोल्यूशन पास हो गया। और ऐसा करके जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उन्होंने कितना कमाया पैसा, ऐसा करके कंपनी के प्रमोटर्स ने अराउंड 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए। ऐसा करके कितना कमाया बच्चों, ऐसा करके कंपनी के प्रमोटर्स ने कितना कमाया बच्चों, अराउंड 10 करोड़ रुपीस कमाया। किसका लॉस हो गया, शेयर होल्डर का लॉस हो गया, या कंपनी का लॉस है ना, प्रमोटर का गेन है, कंपनी का लॉस है। और लॉस क्यों हो गया, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या दिए थे, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिए थे, यस और नो। मैं बात कर रहा था लिमिटेड लायबिलिटी की। तो इस केस में अगर प्रमोटर ने इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर के चलते, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर के चलते किसी प्रकार का प्रॉफिट कमाया है, तो प्रमोटर की जिम्मेदारी क्या है, मैं लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहा हूं ना। तो भले ही प्रमोटर के पास फुल्ली पेड शेयर है, बट कंपनीज एक्ट बोलता है कि प्रमोटर को जो भी क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसे वो प्रॉफिट कंपनी को क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। इज दैट क्लियर। सो यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी का प्रिविलेज है या नहीं है, नहीं है। कब नहीं है, अगर तुमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोज किया है, इनसफिशिएंट डिस्क्लोज करके किसी प्रकार का रेजोल्यूशन कहां पे पास करवाया है, जनरल मीटिंग में पास कर, जनरल मीटिंग में पास करवाया है। बोर्ड मीटिंग इज डायरेक्टर्स का मीटिंग, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जनरल मीटिंग में पास करवाया। और इसके चलते क्या हुआ है, और इसके चलते क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है प्रमोटर को। तो प्रमोटर को वो प्रॉफिट कंपनी को क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको आई बिलीव जितने का प्रॉफिट कमाया उसका 3 टाइम्स की पेनल्टी का भी प्रोविजन है। इज दैट क्लियर। सो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ऐसे केसेस की बात कर रहा हूं जहां पे आपको लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा नहीं मिलता। क्लियर है सबको, पक्का, राधा, जिया, हीरो, पक्का, दीपक, पक्का प्रज्ञा। चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर देन। सो मैंने आपको कंपनी की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा
कैपेसिटी टू sue एंड बी sued. प्रांजल इससे खींच लो ना. कैपेसिटी टू sue एंड बी sued. यस, तो जो मैं अगला आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, चले बच्चों, तो जो मैं अगला डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, वो कंपनी की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेक्शन 9. अगेन ओए, मेरा डिस्कशन अभी भी किसके ऊपर चल रहा है? मेरा डिस्कशन तो अभी भी बच्चों, मैं सेक्शन 9 से अभी तक बाहर ही नहीं आ पाया, इतना प्यार कर रहा हूं मैं उसको. ठीक है, सो कैपेसिटी टू sue एंड बी sued. sue का मतलब क्या होता है? यस, मुकदमा. क्या करना? मुकदमा दायर करना. क्या? अरे मेरे फोन में एक वो है, एक मोड है, दिखाओ. नहीं नहीं, अरे तुम टेंशन ही मत लो, अब खींचो, अब दुनिया का हर आदमी आएगा. अरे कोई नहीं रे बाबा, इधर प्लीज. मुकदमा दायर करना, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बच्चों? कैपेसिटी टू sue एंड बी sued. कैपेसिटी का मतलब तो क्षमता. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? काबिलियत. तो कंपनी के पास काबिलियत है. किस चीज की काबिलियत है? मुकदमा दायर करने की और मुकदमा दायर करवाने की भी. दायर करने की भी और दायर करवाने की भी ऐसे ही मतलब होता है, कैपेसिटी टू sue एंड बी sued. कहने, अच्छा अब बच्चों, अपना सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया. एक बयान मतलब एक स्टेटमेंट दिया. वी विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन hereby state that we do not grant the status of separate legal entity to all the companies registered under Companies Act 2013 and any previous law. तो क्या हो गया? गवर्नमेंट बोलती नहीं, पार्लियामेंट बोलता है हम तो मानेंगे, बट कोर्ट क्या बोलता है? हम किसी भी कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस देने वाले नहीं है. अगर ऐसा कभी हो जाए मान लो, तो इसका नतीजा क्या होगा? कोर्ट ने, सुनिएगा ध्यान से, कोर्ट ने क्या कर दिया? अब यहां पे एक केस चल रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड. और ऐसे बहुत सारे केसेस चालू होंगे कोर्ट में. लेकिन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, एक दिन आते हैं और प्रेस में क्या करते हैं? एक बयान देते हैं. क्या बयान देते हैं? कि हम कंपनीज को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस नहीं देते. तो जिस दिन कोर्ट ने ऐसा कह दिया, ये केस हो जाएगा मुकेश धीरूभाई भाई अंबानी एंड फैमिली एंड शेयर होल्डर्स वर्सेस टाटा ट्रस्ट एंड शेयर होल्डर्स. समझे मैंने क्या कहा? गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कंपनीज एक्ट में, राइट? सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कहां पे है? कंपनीज एक्ट में. बट उस कंसेप्ट को जब तक कोर्ट मान्यता नहीं देता, सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो कंपनीज एक्ट में है, लेकिन जब तक उस कंसेप्ट को मान्यता कौन नहीं देता, कौन रिकॉग्नाइज नहीं करता? मान्यता देने को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना. जब तक उस कंसेप्ट को कोर्ट क्या नहीं करता? रिकॉग्नाइज नहीं करता,
तब तक भले ही आप लॉ में लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जब तक कोर्ट उस कंसेप्ट को नहीं मानता तब तक कंपनी अपने नाम पर केस फाइल नहीं कर सकती, ना ही कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है कंपनी के नाम पे। समझ में आ रहा है? यस, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। कंपनीज एक्ट में लिखा है तो कोर्ट इज बाउंड टू फॉलो द कंपनीज एक्ट। बट आपको पता है कोर्ट के पास बहुत बड़ी जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। जुडिशियल रिव्यू की पावर के अंदर कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे, किसके ग्राउंड पे? कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे ये बोल सकती है कि सरकार ने जो कानून बनाया है हम उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि मान लो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोर्ट जो भी बोलता है सरकार उसको मानती है, ऐसा होता नहीं। मैं तो अपने एग्जाम्पल को अच्छा करने के लिए बोल रहा हूं कि मान लो कभी ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया और तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये पढ़ने के बाद। वो मैं तुम लोग को अगर वो बताता कि देखो कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, तो ठीक है, वो तो क्या तुमने पढ़ा है, वो तो क्या। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुमको एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं कि अगर कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज कंपनीज एज सेपरेट लीगल एंटिटी, दो भले ही वो कंपनीज एक्ट में लिखा है बट हम कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी मानते ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा किसने बोल दिया? ऐसा कोर्ट ने बोल दिया। तो आपका भले ही लॉ क्या बोलता है, क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट में कंपनी के नाम पे ना केसेस फाइल हो पाएंगे, ना कंपनी के अगेंस्ट केसेस फाइल हो पाएंगे। सो इसलिए कोर्ट, लेकिन ऐसा है नहीं, कोर्ट्स इन इंडिया ऑल्सो recognize, what court recognize? Separate legal entity of the company। इंडिया में जो कोर्ट्स हैं वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? कंपनीज के सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को। और इसलिए तुमने रिलायंस जियो की सिम खरीदी, रात को 1 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और तुमने फोन किया, हेलो, हाँ बेबी, एक गाना सुनाऊं मैं तुमको? नींद नहीं है आती रातों को, याद तुम्हारी आती है, जब तुम्हारी याद आती है तो जो भी है। वो साउथ इंडियन को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो उधर से लड़की का बाप बोलता, हाँ बोल। तो साला हम फोन कर रहे हैं लड़की को बट जाता लड़की के बाप को ये, और ऐसा हमेशा होता है, और लड़की के नंबर पे डायल करते हैं। तो तुमको केस फाइल करना है किसके अगेंस्ट? रिलायंस जियो के अगेंस्ट केस फाइल करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप कोर्ट में केस रिलायंस जियो के नाम पे फाइल करोगे या मुकेश धीरूभाई अंबानी के नाम पे फाइल करोगे? रिलायंस जियो। सो यू कैन, और कोर्ट क्या करते हैं? कोर्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तुमने रिलायंस जियो का फोन यूज किया, कुछ तो सेटिंग में गड़बड़ कर दिया और 10 साल तक तुम फ्री में यूज करते रहे। रिलायंस को 10 साल के बाद पता चला कि तुमने बिना रिचार्ज के 10 साल तक तुमने पूरा आउटगोइंग कॉलिंग 1.5 GB इंटरनेट देख के अपने आप को पूरा बर्बाद किया है। ठीक है? क्या रिलायंस जियो भी तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? सो कैपेसिटी टू स्यू, कैपेसिटी टू स्यू का मतलब होता है कंपनी तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकती है अपने नाम पे, अपने नाम पे। बी स्यूड मतलब कोई दूसरा व्यक्ति चाहे तो कंपनी को, कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कंपनी के नाम पे। तो कोर्ट भी क्या करते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ, चलेगा। नाउ तो मैं अभी तक आपके साथ सेक्शन 9 डिस्कस कर रहा हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने बता दिया, परपेचुअल सक्सेशन मैंने आपको बता दिया, लिमिटेड लायबिलिटी बता दिया, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी सूट भी मैंने आपको बता दिया। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है सेक्शन 9 जो बोलता है, क्या है बच्चों? जो अगली कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की है वो क्या है बच्चों? सेपरेट प्रॉपर्टी। So the next characteristic that I am discussing with you of the company, जो सेक्शन 9 बोलता है कि कंपनी जो है, कंपनी क्या कर सकती है बच्चों?
company's property is separate. Now what is company's property is separate? कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट है, इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, कंपनी के जो भी क्या हैं, मैंने एक बार बताया था कि मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ जब मैंने मतलब ये अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी एंड कंपनी, जितनी भी अंबानी फैमिली के लोग हैं, इन सब की गाड़ियों की नंबर प्लेट अगर आप देखें और नंबर प्लेट से अगर आप क्या चेक करें कि भाई गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर कौन है। सो दुख की बात यह है कि सारी गाड़ियों का ओनर कौन है? सारी गाड़ियों का ओनर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। एक एक गाड़ी रिलायंस इंडस्ट्री के नाम पे है बच्चों। रिलायंस इंडस्ट्री के पास 1 लाख करोड़ के तो रिजर्व्स हैं, तो अगर उसको एफडी भी कर दिया तो 6,000 करोड़ रुपए तो उसका क्या आता है, साल का इंटरेस्ट आता है। तो इससे तो कितनी कारें खरीद सकते हैं वो लोग, ठीक। और इसका पूरा यूज भी करती है अंबानी फैमिली। सुखदेव भाई, अरे उनके घर के सामने वो पुलिस वाले खड़े रहते थे ना, Z++, सुना होगा शायद आपने, तो उनको अच्छा ही लगता था वो पुलिस वाले अपनी जिप्सी में अपनी एर्टिगा में खड़े रहते थे। पुलिस वाले किस में खड़े होते थे? अपनी एर्टिगा में। तो उनको वो भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने क्या किया, वो रेंज रोवर की कौन सी कार आती है, ऑटोबायोग्राफी, 3.5 करोड़ की, 6 पुलिस वालों को नहीं, 9 पुलिस वालों को 9 गाड़ियां खड़ी होती थी उनके सिक्योरिटी में, 9 के 9 जो एर्टिगा थी उनको रिप्लेस करके उन्होंने क्या बोल दिया, तुम साले हमारे घर के सामने, तो घर की तो इज्जत रखो। 10-12 हजार करोड़ की बिल्डिंग है और उसके सामने मारुति एर्टिगा खड़ी हुई है। तो उन्होंने रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी 9 ऑटोबायोग्राफी खरीद के दी 28 करोड़ की। अगेन घर किसका है? मुकेश अंबानी का है। गाड़ी किसकी सिक्योरिटी के लिए आ रही है? मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी के लिए आ रही है, बट पैसा कौन पे कर रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब इस चीज के कभी, क्योंकि रिलायंस में डिस्प्यूट नहीं है, क्या नहीं है? डिस्प्यूट नहीं है। और जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, तो कई शेयर होल्डर मुकेश अंबानी की बजाते हैं। आपको पता है एजीएम में शेयर होल्डर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो लिटरली रिलायंस की एजीएम में 2-3 शेयर होल्डर आके बोलते हैं कि रिलायंस मतलब 400 लोगों का स्टाफ आपके घर की देखभाल करता है एंटीलिया की, उन सबकी सैलरी कहां से आती है? रिलायंस इंडस्ट्री आती है। ऐसा क्यों? मुकेश अंबानी सिर्फ एक ही चीज बोलता है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। एजीएम में शेयर होल्डर्स बजा देते हैं, जिसके पास एक शेयर भी ना रिलायंस का 1900 रुपए का, वो भी जाके पूरी बजा सकता है एजीएम में जाके। एंड मुकेश अंबानी हैज टू आंसर, एंड लिटरली मुकेश अंबानी ऐसा एक जगह पे खड़ा होगा, शेयर होल्डर वहां पे आके माइक में क्वेश्चंस पूछते हैं। लगे तो अगर आप लोग नेक्स्ट जुलाई 2020 में रिलायंस की एजीएम होगी एंड वी कैन गो। मेरे पास 25 शेयर है रिलायंस के, अभी मैंने सब बेच दिए। मेरे पास 2000 शेयर थे रिलायंस के, बट मैंने सब बेच दिए। तो 25 शेयर भी हैं, तो अपन एक शेयर करके प्रॉक्सी फॉर्म भर के वी कैन गो, वी कैन अटेंड। ठीक है। सब बच्चों मैं वही कह रहा हूं कि रिलायंस, तो ये जितनी भी ऑटोबायोग्राफी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जितनी बिल्डिंग है, टावर है, जो भी है, इन सब का मालिक मुकेश धीरूभाई अंबानी है या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है? इन सब का मालिक बच्चों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। कंपनी इज वेरी वेल कैपेबल। कंपनी क्या है? कंपनी इज वेरी वेल कैपेबल ऑफ व्हाट बेटा? ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम, नो शेयर होल्डर और नो डायरेक्टर। नो शेयर होल्डर नो डायरेक्टर का मतलब क्या है? ना ही कोई शेयर होल्डर, ना ही कोई डायरेक्टर क्या बोल सकता है? कैन क्लेम टू बी द क्या लिखा है मैंने? नो शेयर होल्डर और नो डायरेक्टर कैन क्लेम टू बी व्हाट?
कैन क्लेम टू बी द ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बारे में एक बहुत प्यारा केस है। एक है बच्चा गुजदार वर्सेस सीआईटी, एक है मक्योरा वर्सेस नदन इंश्योरेंस करके। देखना ये क्या केस, मक्योरा वर्सेस नदन इंश्योरेंस है। हाँ, तो ये दो केस है जिससे आप और अच्छे समझ सकते हैं किसका कंसेप्ट सेपरेटली। अच्छा, बच्चा गुजदार वर्सेस सीआईटी ये बहुत अच्छा केस है। सो देयर वाज अ कंपनी, कंपनी का नाम था एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड क्या करती थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करती थी। ठीक है, अच्छा आपको पता है ना, जो कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करती है उसको जो इनकम होती है उस इनकम का लगभग 60% तक क्या होता है, टैक्स से एग्जम्प्ट होता है। जो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करती है उस कंपनी की लगभग कितनी परसेंट इनकम, लगभग 60% इनकम टैक्स से क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, सो एक्स लिमिटेड के पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड था, उस पे साल भर उसने खेती की, खेती करने के बाद उसने 11 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, 11 करोड़ रुपए में टैक्स कितने पे लगेगा, सिर्फ 40% पे। तो 11 करोड़ का 40% कितना हो गया, 4.4 CR ना। तो ये क्या है, ये टैक्सेबल इनकम है। बाकी का जो बच गया 7.6 करोड़ ना, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 7.6 या 6.6, 6.6, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब कंपनी तो बढ़िया खुश हो गई कि 4.4 करोड़ के ऊपर टैक्स लग गया, 6.6 करोड़ के ऊपर टैक्स नहीं लगा। तो टैक्स वगैरह पे करने के बाद भी कंपनी के पास 10.5 CR रहा। कितना रहा, 10.5 CR टैक्स पे करने के बाद रहा। 10.5 CR का से कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी की प्रॉफिट हो गई ना, कंपनी की प्रॉफिट हो गई, टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी से क्या पे करेगी, डिविडेंड पे करेगी। व्हाट वुड द कंपनी डू, कंपनी इस राशि से क्या पे करेगी, कंपनी इस राशि से, कंपनी इस अमाउंट से क्या पे करेगी, कंपनी वुड पे डिविडेंड। अब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, डिविडेंड मिला एक शेयर होल्डर को, किसको, बच्चा गुजदार। बच्चा गुजदार के पास इस कंपनी के लगभग 80% शेयर थे। कितने शेयर थे, एक्स लिमिटेड के 80% शेयर किसके पास थे, एक्स लिमिटेड के 80% शेयर बच्चा गुजदार के थे। तो अगर कंपनी मान लो 10 करोड़ रुपए का डिविडेंड पे करती है तो 8 करोड़ रुपए का डिविडेंड किसको मिलेगा, बच्चा गुजदार को मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करती थी, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के ऊपर कंपनी ने सिर्फ 40% इनकम प्रॉफिट पे क्या दिया, कंपनी ने 40% प्रॉफिट पे ही क्या पे किया, टैक्स पे किया। टोटल टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए या 10.5 करोड़ रुपए बचते हैं। कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे करती है, और डिविडेंड एक शेयर होल्डर को कितना मिल गया, 8 करोड़। और जैसे ही किसी शेयर होल्डर को 8 करोड़ का डिविडेंड मिला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीधे नोटिस भेजा, क्या, 8 करोड़ का कितना परसेंट, 30% प्लस सरचार्ज वर्चार्ज जो भी, आप क्या जमा करो, एस टैक्स जमा करो। बच्चा गुजदार क्या बोलता है पता है, व्हाट बच्चा गुजदार सेड, क्या बोला बच्चा गुजदार ने, बच्चा गुजदार ने कहा कि देखिए ये जो 8 करोड़ रुपए मुझे मिले हैं ना, दिस इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब मेरे हाथ में जो 8 करोड़ की इनकम आई है ना, इसको आप डिविडेंड इनकम मत मानिए, इसको आप कौन सी इनकम मानिए। और एग्रीकल्चरल इनकम अगर इंडिविजुअल के हाथ में होती है तो कितने परसेंट एग्जाम्प्ट है, 40% या 100%, 100% एग्जाम्प्ट है। सो बच्चा गुजदार बोलता है कि सर, और चूंकि मैं 80% कंपनी में ओन करता हूं, कंपनी के शेयर में 80% मेरा है ना, इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में भी 80% क्या है,
मेरा है. So whatever income I am receiving, it should be treated as what? एग्रीकल्चरल इनकम. ये 8 करोड़ रुपए का जो डिविडेंड मुझे मिला है, ये डिविडेंड जो है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का है. सो आई शुड नॉट बी लायबल टू पे टैक्स. इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दिया. मामला कहां चला गया? कोर्ट में गया. और कोर्ट ने क्या कहा कि बच्चा गुजदार, तो सच में दिमाग से भी बच्चा ही है. क्यों बच्चा है? क्योंकि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कंपनी. वो बोलता नहीं मैं हूं. बोल तू नहीं. जिस दिन कंपनी बनी थी वो क्या हो गई? सेपरेट लीगल. और प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो गया? प्रॉपर्टी का मालिक हो गया कंपनी. प्रॉपर्टी की मालिक कंपनी हो गई. तो जो भी इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट्स हैं वो किसको मिलेंगे? कंपनी को मिलेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर को नहीं. बिकॉज कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? कंपनी. तो जो भी इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट्स मिलने हैं वो किसको मिलेंगे? कंपनी को. नॉट टू इट्स, उसके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं मिलेंगे. सो दिस इज फर्स्ट इंडियन केस आई बिलीव. मतलब और भी होंगे बट मेरे हिसाब से ये भारत के अंदर पहला केस है जहां पे क्या किया बच्चों? जहां पे व्हाट डिड वी डू? वी रिकॉग्नाइज्ड व्हाट? कि कंपनी की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके शेयर होल्डर से सेपरेट होती है. उसके बाद मक्योरा वाला केस अगर आप देखो, कौन सा केस? मक्योरा. और बच्चों ये सारे केसेस को एज अ कहानी याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है. इफ यू ट्राई टू मग अप देम. और ये जो बच्चा गुजार वाला केस है, मेरे नोट्स मैंने 2 लाइन में बहुत खूबसूरती से खत्म किया है. बट इनको पूरा कहानी जैसा रिटेन करोगे ना तो कभी भी आपके लिए अच्छा होगा. नेक्स्ट, मक्योरा वाले केस में क्या हुआ? सो मक्योरा वर्सेस नदर्न इंश्योरेंस में क्या था? अगेन यहां पे भी एक कंपनी थी, एक्स लिमिटेड. कंपनी का नाम क्या था? और एक्स लिमिटेड का काम क्या था? गोडाउन्स मेंटेन करना. क्या मेंटेन करना? टू मेंटेन गोडाउन्स, वेयर हाउसेस. यस. अब मान लो एक्स लिमिटेड के पास 10 वेयर हाउसेज हैं, तो क्या ना इसे 10 के 10 वेयर हाउसेज का इंश्योरेंस करवाते हैं. करेक्ट है. क्यों? ताकि वेयर हाउस में रखी हुई चीज का नुकसान हो जाए तो पैसों का नुकसान ना हो कम से कम. सो कंपनी का एक एक्स लिमिटेड का एक वेयर हाउस था और उसका क्या करवाना था? इंश्योरेंस करवाना था. क्या करवाना था? अब उसका इंश्योरेंस जब करवाना था तो कंपनी के बैंक अकाउंट में शायद पैसे नहीं थे. किसके बैंक अकाउंट में? कंपनी के बैंक अकाउंट में. वेयर हाउस का मालिक कौन था? एक्स लिमिटेड. और उसका इंश्योरेंस कराना था. लेकिन जब इंश्योरेंस करवाना था तो कंपनी के बैंक अकाउंट में शायद क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे. तो कंपनी का जो प्रमोटर था, प्रमोटर का नाम क्या था? मक्योरा. प्रमोटर ने क्या किया? अपने बैंक अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से क्या किया? इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया. प्रॉपर्टी कंपनी की है, इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पे कर दिया? प्रमोटर ने. गोडाउन में आग लगी. गोडाउन में क्या हुआ? गोडाउन में क्या हुआ बच्चों? गोडाउन में आग लग गई. अब जब गोडाउन में आग लग गई बच्चों तो क्या हुआ? आग लगने के बाद गोडाउन तो बर्बाद हो गया. तो इंश्योरेंस क्लेम मांगा गया. क्या मांगा गया? इंश्योरेंस क्लेम मांगा गया. अब मुझे ये बताइए, इंश्योरेंस क्लेम आएगा, इंश्योरेंस क्लेम किसको मिलना चाहिए? मक्योरा को मिलना चाहिए या फिर एक्स लिमिटेड को मिलना चाहिए? तो ना इसे क्लेम की जो राशि है, किसकी राशि जो है? क्लेम की जो राशि है वो एक्स लिमिटेड को मिलना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि गोडाउन तो एक्स लिमिटेड का बर्बाद हुआ है. लेकिन ये जो मक्योरा है, जो प्रमोटर था कंपनी का, ये क्या बोलता है? क्लेम की राशि मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि प्रीमियम मैंने पे किया है. प्रीमियम मैंने पे किया है और कंपनी में मेरे 100% शेयर है. पूरे शेयर कंपनी के जो है वो किसके हैं? मेरे नाम पे ही है. तो कंपनी की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई मतलब मेरी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई और प्रीमियम भी मैंने पे किया था. तो क्लेम का पैसा कहां पे आना चाहिए? मेरे बैंक अकाउंट में आना चाहिए. तो मक्योरा ने, और लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या बोली? इंश्योरेंस कंपनी क्या बोली? क्लेम का पैसा कहां पे जाएगा? कंपनी के अकाउंट में जाएगा. मामला कहां पहुंच गया? कोर्ट पहुंच गया. कोर्ट ने क्या रूल किया? कोर्ट ने क्या बताया? कोर्ट ने भी सेम चीज कही कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और कंपनी अपनी प्रॉपर्टी की मालिक क्या है? खुद है. इसलिए इंश्योरेंस का जो भी पैसा है वो किसके बैंक अकाउंट में जाएगा? इंश्योरेंस का जो भी पैसा है दैट वुड गो इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो कैन द कंपनी होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम? कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक कोई शेयर होल्डर है?
बिल्कुल भी नहीं। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं। अनंत अंबानी ने, डू यू नो, लास्ट मंथ 3 या 4 लैम्बोर्गिनी एक साथ खरीदी है। उनकी शॉपिंग ऐसी होती है जैसे अपन टी शर्ट की शॉपिंग करने जाते हैं ना, घर से सोच के जाते हैं एक ही खरीदेंगे, बट दुकान में 2-3 पसंद आ गई तो 2-3 उठा ली। तो दे डू द सेम वे, लैम्बोर्गिनीज वगैरह। वो यूरोस करके कार है ना, पॉर्श की एक यूरोस करके कार है, तो 2-3 उन्होंने वो खरीदी, 3-4 लैम्बोर्गिनीज खरीदी। ठीक है, फेरारी वेरारी तो ड्राइवर को ही दे देते हैं, जा भाई ऐश कर ले तू। ठीक है, सो अगले जन्म में अपन बोल सकते हैं कि भगवान अपने को ड्राइवर ही बना देना, कम से कम फरारी तो चला लेंगे 22-23 की एज में। सो एनीवे, तो बच्चों क्या हुआ कि आप देखना, कभी भी ये चीज आप भी नोटिस करना, अंबानी फैमिली वाले कभी भी नई कार के साथ पोज नहीं मारेंगे। They would never they would never write on their Instagram or Facebook, I don't know वो लोग Facebook इंस्टा पे हैं भी या नहीं है, बट कभी भी वो नई गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो नहीं खिंचाएंगे और ये बोलेंगे माई न्यू कार। दे वुड नेवर। देखा है कभी किसने? कभी नहीं देखा होगा। और अपने वेब सीरीज वाले फिल्म स्टार साला एक सेकेंड हैंड कार भी खरीदेंगे तो भी उसके सामने बकायदा माई न्यू कार, हार्ड वर्क पेज ऑफ। बिकॉज डिफरेंस है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, दोनों गलत नहीं है। अंबानी कभी इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो कार उनकी होती ही नहीं है। भले ही वो कार को क्या कर रहे हैं, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो कार को क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट उस कार का मालिक होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिल्म स्टार, क्रिकेटर, टीचर, जो भी कार खरीदेंगे नेक्स्ट डे सबसे पहले, मैंने तो BMW किस लिए खरीदी? चलाने के लिए कभी नहीं खरीदी, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालने के लिए खरीदी थी, फेसबुक पे, कि भाई लोगों को चले, अपने पास है। कभी देखा है मुझे BMW जाते? मैं कभी नहीं चलाता, उल्टा टेंशन वाला काम है उसको चलाना। और पूरा देख, खुद तो मैं ऐसा पेलता हूं ना, अपनी कहीं भी पेल लेता हूं, ऐसे जाता हूं मैं खुद, एक पैर ऐसे साइड में रख के। अभी म्यूजिक सिस्टम लगवाया मैंने 20,000 रुपए का, ऐसा बजता ना, डिकचिक 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 डिकचिक, मजा आता है। सो हम लोग कार खरीदेंगे और हम लोग, तुम लोग भी सेम चीज, तुम जिस दिन कार खरीदोगे तुम सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालोगे। फेसबुक तो खैर कोई यूज नहीं करता, इंस्टाग्राम पे डालोगे। व्हाई? बिकॉज दैट कार इज योर्स, यस। बट वो लोग नहीं डालते बिकॉज, और हम लोग क्या, जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या बोलते हैं? मेरे पापा से पूछा कि पापा वो लोग कार खरीद के फोटो नहीं डालते, तो क्या बोलते पापा? पता है, अरे पागल, मॉडेस्टी है वो तो उनका बड़प्पन है कि वो फोटो नहीं डालते, क्या जरूरत है उनको डालने की फोटो। लेकिन जो सही मायने में लॉ पढ़ता है उसको पता है कि वो फोटो इसलिए नहीं डालते, उनके बाप की कार है ही नहीं वो। कपड़े सिलाई ले मैंने खुद के पैसे से नहीं लिए किसी के बाप से, वो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चों वो कार किसकी है? दैट कार बिलोंग्स टू द कंपनी, दे आर जस्ट यूजिंग इट, दे आर जस्ट यूजिंग इट, और उसमें पूरी हवा मार देते हैं। इज दैट क्लियर? सो कंपनी की प्रॉपर्टी क्या है? कंपनी की प्रॉपर्टी इज सेपरेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला। सो सेपरेट प्रॉपर्टी भी हो गया, वापस से आते हैं अपन यहां पे, भाई कहां है? हाँ, सेपरेट प्रॉपर्टी भी हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, जो अगली कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्हाट्स दैट? क्या है बच्चों? लिमिटेशन ऑफ एक्शन। बच्चों मुझे एक चीज बताइए, बच्चों एज ए नेचुरल पर्सन, लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? आपकी शक्तियों के ऊपर, शक्तियों पर सीमा, आपकी शक्तियों के ऊपर सीमा, सीमा का मतलब होता है लिमिट। सो अभिषेक जो है वो मुझे पसंद नहीं करता, और इसकी इच्छा है कि दुष्यंत सर की पिटाई कर दूं जोर से। ऋषभ ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ऋषभ खुश हो गया, चलो कोई तो कर रहा है, तो वैसे ध्यान देखिए। सो मैं ये कह रहा हूं, बट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देर इज अ लिमिट, देर इज अ, एज अ ह्यूमन,
ह्यूमन के तौर पे, इंसान के तौर पे हमारे ऊपर बहुत सारी क्या है, लिमिट्स हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह बताया गया है कि आप फंडामेंटली क्या कर सकते हो और फंडामेंटली क्या नहीं कर सकते। सो मैं आपके सामने आता हूं रोज सुबह क्लास में और मैं लेक्चर लेना शुरू कर देता हूं, ठीक है। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि मैं मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बेअक्ल है और मैं फेसबुक पे ऐसा पोस्ट डाल देता हूं। राहुल गांधी को लगता है कि दुष्यंत जैन बिल्कुल सही बोलता है, तो वो भी फेसबुक पे एक पोस्ट डालता है कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वर्ड्स स्पोकन बाय मिस्टर जैन, सो ही इज रियली अ ग्रेट टीचर। तो ही राइट्स अबाउट मी, आई राइट अबाउट हिम। और हम पॉजिटिवली क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं एक दूसरे को। क्रिटिसिज्म इज समथिंग, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको डिफेम किए बिना, दैट इज अलाउड। हम लोग एसोसिएट हुए, इकट्ठे होकर यहां पे बैठे भी हैं, समझ में आ रहा है। और ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बाप ऑफ ऑल द लॉज। तो अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है तो किसी भी लॉ के अंदर वो इनवैलिड नहीं हो सकती। बट कैन आई से, जो चीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है हम वो चीज नहीं कर सकते? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि भाई अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो उसको प्रपोज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको गाड़ी में बिठाओ और ले जाओ? अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है तो लड़की को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बोल देना लड़का खुद आ जाएगा, टेंशन ही नहीं है। सो लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है बच्चों। सो हमारे मन में कोई पाप नहीं है। सो बच्चों ध्यान देखिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू से इज कि ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कि आपको वो बंदा पसंद नहीं आता आप उसका उठा के मर्डर कर दो, मार दो उसको। आपको लाइफ लेने का भी हक है। इनफैक्ट पेरेंट्स जिन्होंने हमें लाइफ दी है, मेरे पापा कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं कि साला बहुत बड़ी गलती हुई। जब मेरे पर गुस्सा करते हैं तो बोले बहुत बड़ी गलती हुई तेरे को इस दुनिया में लाके। तो अब उनको लगता है गलती हो गई है मुझे इस दुनिया में लाके, तो क्या वो मेरा खात्मा भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन उनको इसकी इजाजत नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम सबको राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। और हमारे भगवान महावीर को तो बहुत पहले पता चल गया था ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है इंडिया का, इसलिए बोल के गए जी और जीने दो। यस और नो, मतलब तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, दूसरे की लाइफ में काड़ी करने का नहीं। एंड दैट्स द रीजन आपको जैन लोग बहुत कम पॉलिटिक्स में मिलेंगे, क्योंकि काड़ी करने की आदत नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि तुम ये नहीं कर सकते, इसका मतलब वो हम नहीं कर सकते, वो हमारी औकात के, हमारी क्षमता के, हमारे ताकत के, हमारे हैसियत के, हमारे विचारों के, हमारे कर्मों के क्या है, बाहर है, नहीं कर सकते वो चीज। इसी प्रकार से कुछ हरकतें ऐसी हैं, मतलब तो हमारे लिए, हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन कौन डालता है? हमारे ऊपर हु पुट्स रेस्ट्रिक्शंस? हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कौन डालता है? इंसानों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कौन डालता है? इंसानों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालता है लॉ। इंसानों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कौन डालता है? कानून या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वट एवर इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है हम वो चीज नहीं कर सकते। यस और नो? इन द सेम मैनर कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यस, तो हमेशा याद रखिए कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट डू वी कॉल दैट? हम उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो जैसे ह्यूमंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट, मतलब हमारे लिए लिमिटेशन ऑफ एक्शन, हम क्या नहीं कर सकते वो कहां पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। इन द सेम मैनर कंपनी क्या नहीं कर सकती? वो कुछ भी नहीं कर सकती जो उसके एमओए में नहीं लिखा है। तो कंपनी क्या कर सकती है? व्हाट अ कंपनी कैन डू?
कंपनी सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती है. सो कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड what is stated in its MOA. ठीक है, तो कंपनी के एक्शंस के ऊपर भी क्या है बच्चों, कंपनी के एक्शंस के ऊपर भी क्या है, लिमिटेशंस हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज द लिमिटेशन, जो भी चीजें कहां पर नहीं लिखी हैं, जो भी चीजें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखी हैं, कंपनी उन सारी चीजों को अंजाम नहीं दे सकती. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट बच्चों, अगला डिस्कशन, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स. व्हाट इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कंपनीज जो हैं, एलएलपीज जो हैं, क्या कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं. या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्या वहां पे कंपनी का जिक्र है? द पीपल हु आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर, ल्यूनेटिक्स एंड द पर्सन हु आर डिस्क्वालीफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. यस और नो? उनमें कंपनी लिखा है क्या कहीं पे? नहीं. मतलब अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से डिस्क्वालीफाइड नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? राधा, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? यस और नो? ऑफ कोर्स यस. सो कैन कंपनी एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट्स in its own name? क्या कंपनी अपने खुद के नाम पे, क्या कंपनी अपने खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद व्हाट मोर, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी की? और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी की? सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेसिटी टू स्यू. यस, कॉमन सील. व्हाट इज कॉमन सील? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी. बच्चों, एक बहुत भद्दा सा डॉक्यूमेंट होता था, एक बहुत भद्दी सी मशीन होती थी कॉमन सील, ऐसे बड़ी सी, ऐसे करके कुछ तो होती थी, लोहे की होती थी, और यहां पे ना एक बटन होता था, एक वो पुली होता था, एक प्रेस करने का होता था. यहां पे जब आप प्रेस करते थे तो यहां से ऐसे करके एक सील निकलती थी. क्या निकलती थी? सील निकलती थी. और यहां पे क्या होता था, इस सील के अंदर ऐसे गुदा हुआ होता था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई, और ये पेपर पे बराबर एम्बॉस होता था. ठीक है, सो इट वाज व्हाट, इट वाज अ कॉमन सील. बच्चों, कॉमन सील को बोलते थे, जैसे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसके हाथ नहीं होते, और चूंकि हाथ नहीं होते इसलिए कंपनी क्या नहीं कर पाती? साइन नहीं कर पाती. ये सुनो, सो कंपनी साइन जब नहीं कर पाती तो कंपनी का ऑफिशियल साइन क्या होता था? कंपनी का ऑफिशियल साइन होता था कॉमन सील. अगर मैं गलत नहीं हूं तो 29 मई 2015 को, 29 मई 2015 को अरुण जेटली जब हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर थे, तो सर्कुलर आया था, एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके थ्रू कॉमन सील की रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था. और जब अरुण जेटली से पूछा गया कि भाई कॉमन सील को क्यों खत्म किया गया,
तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हैं। किसके युग में हैं? वी आर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हाई टू कैरी दैट बर्डन। और क्या होता था जब कंपनी का इंडिया के बाहर कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तो जैसे मर्जर अमलगमेशन कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के बाहर होते थे, तो पता है आपको कॉमन सील का एक अलग वो होता था, जैसे सूटकेस होता है ना, तो कॉमन सील का एक अलग पैकेज होता था, उस पैकेज के अंदर डालते थे और कॉमन सील को बकायदा सूटकेस में कंपनी सेक्रेटरी कैरी करके फॉरेन लेके जाता था, ताकि फॉरेन में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे? कॉमन सील। एंड दिक्कत भी थी कि वो गलत हाथों में पड़ गई, तो कि कॉमन सील तो कोई भी ये प्रिंटिंग प्रेस वाला बना देता था ना, तो गलत हाथों में पड़ गई तो भी प्रॉब्लम था। तो अरुण जेटली ने वही कहा कि यार हम लोग आईटी युग में हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं, और जब हम इतने आगे आ गए तो भी हम वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया वो पुराना सा ठप्पा क्यों फॉलो करते हैं। और फिर उन्हें कहा कि जहां पे भी कॉमन सील की जरूरत होती है वहां पे कंपनी के 2 डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और कंपनी का जो क्या है कंपनी सेक्रेटरी, वो क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या कर सकते हैं? साइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कंपनी के पास क्या है? कॉमन सील है तो, अगर नहीं है तो, इफ यू डोंट हैव, इफ योर कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, अगर आपकी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, कॉमन सील नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्या है? लेकिन अगर आपकी कंपनी के पास कॉमन सील है तो याद रखना कंपनी के कहां पे कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स में और पावर ऑफ अटर्नी में, जिसके थ्रू कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की पावर दूसरों को दी जाती है। क्या लिखा है बच्चों मैंने? दूसरा क्या लिखा है? पावर ऑफ अटर्नी। डू यू नो व्हाट इज पावर ऑफ अटर्नी? अटर्नी का मतलब होता है एजेंट। अटर्नी का मतलब क्या होता है? अटर्नी शब्द का मतलब होता है एक प्रकार का एजेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 महीने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूं अपना शुद्धिकरण करने के लिए, ठीक है, नॉट आश्रम वाला। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सो मैं 2 महीने के लिए कहां जा रहा हूं? पाकिस्तान जा रहा हूं, घूमने जा रहा हूं, ठीक है। टेररिज्म टूरिज्म पे जा रहा हूं कि टेररिस्ट कैसे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, किस एनवायरमेंट में वो रहते हैं। तो मैं 2 महीने के पाकिस्तान जा रहा हूं। अब 2 महीने में मेरे पूना में 3-4 बैंक अकाउंट्स हैं, उन बैंक अकाउंट से स्टाफ की सैलरी का पेमेंट होता है और बाकी की चीजें होती हैं। तो मेरे ब्याह पे, मेरे एब्सेंस में वो सैलरी के चेक कौन काटेगा? तो मुझे मेरी पावर, मेरे पास जो पावर है वो किसको देनी है? मेरे को अपनी वाइफ को देनी है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे अपनी वाइफ के फेवर में क्या करना पड़ेगा? पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। सो पावर ऑफ अटर्नी के जरिए क्या करते हो? आप अपने द्वारा या आप जो काम कर सकते हो वो काम करने की पावर आप किसी और को देते हो। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट ना। तो वैसे ही जब कंपनी बनती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता है कंपनी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो कंपनी क्या करती है? अब देखो कंपनी क्या करती है, जैसे ही कंपनी बन गई तो कंपनी क्या करती है? कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या कंपनी सेक्रेटरी होता है या सीईओ होता है, कंपनी क्या करती है? उन लोगों को पावर दे देती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में साइन कौन कर सकता है? मुकेश धीरूभाई अंबानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हैं? साइन कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया? ये हो गई एक पावर ऑफ अटर्नी। एक पावर ऑफ अटर्नी, जिस पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू कंपनी अपने बिहाफ पे, खुद के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की पावर किसको दे रही है? किसी दूसरे इंसान को दे रही है। उस पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर क्या लगाना जरूरी है? कॉमन सील लगाना जरूरी है। अगर कंपनी में शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, क्या है?
अगर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट तो होंगे, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कॉमन सील लगाना जरूरी है। ये दो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉमन सील लगाना जरूरी है। कब? अगर आपकी कंपनी में कॉमन सील है तो। लेकिन अगर आपकी कंपनी में कॉमन सील नहीं है, इफ योर कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील देन, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां पे कॉमन सील लगती है वहां पे कौन साइन कर सकता है? 2 डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर प्लस सीएस जो है वो साइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए, सो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। आज ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मैं सोच रहा था आज ये चैप्टर खत्म होगा। सो टुमारो पॉजिटिवली हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे 1 घंटे में, और कल हम नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये तो आप लोगों ने, ये तो कहीं ना कहीं आपने बेसिक्स हैं पढ़ी हैं, सीएसईटी में पढ़ा होगा, सीएस फाउंडेशन में पढ़ा होगा। चलिए।